से लगभग 135 साल पहले आज के ही दिन गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ, जिसे हम प्रयागराज के रूप में जानते हैं। उनकी कर्मस्थली कानपुर है, मगर आज से 94 साल पहले विद्यार्थी जी की हत्या का दाग भी इस शहर पर ही लगा। कानपुर में हुए दंगों के बाद किसी लाश के हाथ में गुदे हुए गजेंद्र नाम से गणेश शंकर विद्यार्थी की पहचान हुई, शिनाख्त हुई। हमने ये तोहफा उस शख्स को दिया जिसने कानपुर का कद उस वक्त इतना ऊंचा किया। कि विद्यार्थी जी के ना रहने के बाद से एक समय ऐसा भी था जब तमाम राजनेता आते थे कानपुर तो ये कहते थे कि ये विद्यार्थी जी की नगरी है, यहाँ कुछ होना चाहिए। विद्यार्थी जी की नगरी में विद्यार्थी जी की कुछ संस्कृतियाँ होनी चाहिए। पत्रकार विद्यापीठ जो कि दिल्ली में, जिसका उद्घाटन के समय मैं तस्वीरों में जो देखता हूँ, जो पढ़ता हूँ, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौजूदगी थी। देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी उस कार्यक्रम में उपस्थिति थी। दैनिक गणेश का दफ्तर हुआ, यहाँ से तमाम पत्रकार निकले, तमाम पाठक ऐसे तैयार हुए जिन्होंने अखबारों को पढ़ना सीखा और लगभग 30 साल तक वो अखबार ने अपना नाम कमाया। गणेश शंकर विद्यार्थी जो कानपुर की धरोहर रहे, उनके साहित्य को लेकर के एक प्रभा पत्रिका भी प्रताप से निकलती थी और प्रताप समाचार पत्र तो ख्याति प्राप्त था ही। प्रताप समाचार पत्र के तमाम कॉलमों की व्याख्या भी दैनिक गणेश समाचार पत्र में लगातार होती रही। साहित्य सृजन में ये 3 महत्वपूर्ण खंड ऐसे प्रकाशित हुए जो कि देश प्रदेश में तमाम शोधार्थियों की सहायता के लिए बहुत प्रमाणित सिद्ध हुए। कि आज उस कवर का लोकार्पण हो जिसका विषय है गणेश शंकर विद्यार्थी के वंशजों की कानपुर को देन। गणेश शंकर विद्यार्थी के वंशजों में बहुत सी चीजें सामने आती हैं, कुछ पॉजिटिव है, कुछ निगेटिव है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो छुपा हुआ है। इस किताब के माध्यम से वो आने वाले समय में जल्द सामने आएगा। विद्यार्थी जी के बारे में जिस प्रकार उनका एक बड़ा बहुआयामी व्यक्तित्व था, जीवन परिचय के बारे में तो प्रखर जी ने काफी कुछ बताया है, लेकिन उसके अलावा भी उनका केवल वो एक पत्रकार मात्र नहीं थे। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जो कि प्रताप में आए और बलवंत के नाम से जिन्होंने पत्रकारिता करी, और अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, सभी के साथ निकट सहयोग किया। और जब काकोरी केस हुआ तो शायद कम लोग जानते होंगे, जो जिनको फांसी दी गई ठाकुर रोशन सिंह, उनकी कन्या का कन्यादान करने का काम भी विद्यार्थी जी ने किया था। एक गणेश शंकर विद्यार्थी एक ऐसा नाम है जो चाहे सशस्त्र क्रांति का रहा हो चाहे अहिंसक आंदोलन का रहा हो, वो बराबर उनका प्रसरण स्थल रहा और दोनों को वो सम्मान देते थे। वो एक अद्भुत व्यक्ति थे। हमारे पिताजी को भी सिखाने वाले, जो पॉलिटिकल लाइफ को सिखाने वाले अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी ही थे। जब 1921 का गांधी जी का असहयोग आंदोलन चला था तो उसमें उन्होंने सक्रिय भाग लिया। फिर थोड़ा सा मतभेद हो गया, चौरी चौरा कांड वापस लेने के बाद तो विमुख हो गए। इसके बाद वो कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी से ही संपत्तियां बालकर शर्मा, नवीन और सब लोग थे। लेकर एक अभियान लगाया, ये पॉलिटिकल तरीका समझ लीजिए आंदोलन का। तो अच्छा ये हुआ कि तुरंत वो लोग सामने आ गए, मेट्रो वाले भी आ गए, प्रशासन के लोग भी आ गए कि मूर्ति है। आज सूचना मिली कि वो मूर्ति वो लोग आज लगा रहे हैं। आज जयंती के अवसर पे कम से कम अभी 13 तारीख को उन्होंने सूचना लगाया। जब क्रांतिकारी बंदूक उठाते हैं तो फिर ये नहीं देखते हैं आगे कौन होगा, उनका निशाना आर पार होता है। दिल थाम कर बैठो, चले जाओ थाम कर बैठो, ये वीरों का सम्मान है, सीना तान कर बैठो। हिंदुस्तान सदा सेनानियों का कर्जदार रहेगा, समुद्र रहे न रहे, गंगा बहे न बहे, भारत की धरती में जब तक सूरज चांद रहेगा, ये देशभक्त सेनानी सदा अमर रहेगा। क्या बात है, ताली बजाने में शर्म लगती है? अरे महान क्रांतिकारी के कार्यक्रम में ताली बजाने में शर्मा रहे हो? वाह वाह, अरे हिंदुस्तान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की INA इंडियन नेशनल आर्मी में 2nd लेफ्टिनेंट रहे वीर सिंह बाजवा के वंशज जोगिंदर सिंह बाजवा जी हैं। जैसा कि आप सब सुनते पढ़ते आए कि कैसे गणेश शंकर विद्यार्थी क्रांतिकारियों को संरक्षण देते थे, सुरक्षा देते थे, सलाह देते थे, उनको प्यार करते थे। तो इस कार्यक्रम में जब उनकी 135वीं जयंती है तो ये विचार अमल में लाया गया कि क्यों ना कानपुर के क्रांतिकारियों के वंशजों को आवाज दी जाए, उन्हें सम्मानित किया जाए।
लेकिन इसी कड़ी में मेरे सामने एक शख्स ऐसे बैठे हैं जिनका वर्तमान जीवन भी किसी क्रांतिकारी से कम नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ द मॉरल अखबार संचालित करने वाले शिवचरण त्रिपाठी जी। ये अखबार अंग्रेजी में निकलता है, हिंदी में निकलता है और लंबे समय से निकलता है, ये एक बड़ी बात है। और निरंतर निकल रहा है, अपने मूल्यों पर है। और उसके साथ ही साथ मैंने शिवशरण जी से तमाम चीजें सीखी हैं और उनको सुना है और उनको पढ़ा भी है। ठीक है, तमाम संस्थाएं आज कार्यक्रम कर रही हैं, लेकिन आप इससे बड़ी विडंबना इस नगर की क्या करेंगे। कानपुर के बड़े अखबारों में आज गणेश शंकर जी पर एक लेख भी नहीं है, फोटो तक नहीं है। जिन गणेश शंकर लगा बैठे कानपुर में, उसमें ये हालत है पत्रकारिता। देखिए, बातें करना और है, कार्य करना और है। और विद्यार्थी जी के प्रति जो भाव है, क्योंकि आपने लगातार 1 वर्ष तक अमर उजाला में, मुझे याद है वर्ष 2013 था, गणेश शंकर विद्यार्थी पर लगातार 1 साल तक कॉलम लिखा। और ये पहली बार था जब किसी एक अखबार में दूसरे अखबार पर 1 साल तक कॉलम चलाया। गणेश शंकर विद्यार्थी जी के पिताजी ग्वालियर में उस समय रजवाड़े हुआ करते थे, वहाँ अध्यापक हुआ करते थे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी की कलम उस समय रजवाड़ों पर चल रही। तो जब विद्यार्थी जी ने ग्वालियर घराने पे लिखना शुरू किया, तो वहाँ के राजा ने उनके पिताजी से कहा, अपने पुत्र गणेश शंकर विद्यार्थी को बुलाओ और मुझसे मिलवाओ। पिता की आज्ञा थी, तो गणेश शंकर विद्यार्थी वहाँ गए, राजा से मिले और राजा उनसे बहुत बेरुखी से पेश आया और उन्होंने कहा, जो ये तुम लिख रहे हो हमारे स्टेट के बारे में, इसको लिखना बंद करो। विद्यार्थी जी वहां से उठे और चले आए। और न ही गणेश शंकर विद्यार्थी जी के पिताजी ने ये कहा कि तुम्हारी राजा से क्या बात भई, और न ही गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने अपने पिता को बताया कि हमारी राजा से क्या बात। गणेश शंकर विद्यार्थी ने लौट कर लिखना जारी रखा और ये उन्होंने पिताजी से कहा, आप राजा के वफादार रहिए, ये आपका धर्म है और पत्रकारिता मेरा धर्म है, तो मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। ऐसे साहसी थे गणेश शंकर विद्यार्थी। मेरा उनके साथ अनुभव बहुत कम वर्षों का है, लेकिन जितना भी है वो बहुत मजबूत है, बहुत सफल है और बहुत ही जो है संस्मरणात्मक भी है। तो मैं उनके बारे में बहुत कुछ तो नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन अगर कहना शुरू करूंगा तो भाव के बहाव में बह जाऊंगा। ये पुस्तक उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर जो हम लोगों ने आज निकाली है, श्री कैलाश नाथ त्रिपाठी, श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी की विरासत जिंदा रखने वाली शख्सियत, ये सब आप लोग लेकर के जाएं। और कैलाश नाथ त्रिपाठी जी का वकालत का जीवन, उसके अलावा विद्यार्थी जी से संस्मरणों के आधार पर जो उन्होंने काम किया, और मुझे लगता है गणेश शंकर विद्यार्थी जी की शहादत के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी शिक्षा स्मारक समिति, गणेश शंकर विद्यार्थी इंटर कॉलेज, उन पर 2-3 खंड निकालना, उनके साहित्य को संप्रेषित करना, तमाम जगह मूर्तियों का अनावरण करना। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी की शहादत के बाद यदि उनको जिंदा रखने की कोशिश करने वाला कोई है तो आदरणीय कैलाश नाथ त्रिपाठी जी हैं। मैं चाहूंगा आप जितने भी लोग उपस्थित हैं, उनकी सदायु उम्र होने वाली है और उनकी उपस्थिति के सम्मान में आप ताली बजाएं और उनको सुने। गणेश शंकर विद्यार्थी जी का मर्डर शुद्ध राजनीति सांप्रदायिक था और गांधी जी का मर्डर की हत्या शुद्ध राजनीति। सुरेश सलील नाम के एक वरिष्ठ लेखक रहे, जो अभी कुछ ही साल पहले नहीं रहे। वो उन्होंने विद्यार्थी जी के संचयन तमाम संपादित कार्य जो था उसको अंजाम दिया। एक संस्मरण बस इतना था, क्योंकि आदरणीय त्रिपाठी जी ने धार्मिक व्यवस्था की बात की, तो इससे मुझे ये याद आया कि एक बार आदरणीय सुरेश सलील जी कानपुर आए थे और विद्यार्थी जी का तमाम सामान बेच दिया गया था। तो उनकी पोती के साथ वो उस कबाड़ी की दुकान में गए जहाँ से सामान हो के जा रहा था और उनको उनकी जेल डायरी ढूंढनी थी। लेकिन जो है उस कबाड़ी वाले की दुकान में जब सुरेश सलील और विद्यार्थी जी की पोती पहुंचती है तो वो लोगों को अपना परिचय देते हैं और बताते हैं कि हमें सामान इस तरीके से हो सकता है, होते होते आपके कबाड़ में आ पहुंचा हो, हम इसको देखना चाहते हैं। उस कबाड़ी वाले ने
कहा कि आप लोग आए हैं और इस परिवार से संबंध रखते हैं, आपको हम क्यों रोकेंगे, आप देखिए। और बहुत देर ढूंढा गया और कुछ ही समय बाद विद्यार्थी जी की हाथों से लिखी उनकी जेल डायरी उस कबाड़ में मिली। लौटते वक्त सुरेश सलील जी ने उस कबाड़ के जो मालिक थे उनसे पूछा, वो एक मुस्लिम व्यक्ति थे, उनसे पूछा कि तुम्हारा सामान था, तुम खरीद के लाए थे, ये ज़रूरत की चीज़ है देश के लिए, समाज के लिए, हम इसको तुमसे ले रहे हैं, तुमने हेल्प करी, सहायता करी इस कबाड़ में ढूंढने में, अब हमें ये मिल गई है, इसका कुछ मूल्य यदि तुम चाहो तो हम आपको क्या मूल्य देते हैं, अब हम आपसे दोबारा इसको हमें खरीदनी पड़ेगी, नैतिकता यही कहती है। तो उस मुस्लिम कबाड़ी वाले ने यही कहा था कि आदरणीय सुरेश जी, मैं बस यही आपसे चाहता हूं कि इसके बदले यदि आप ऐसा कुछ कर सकें कि जो दाग हम लोगों पर उनकी हत्या का लगता है वो कुछ मिट सके, तो यही हम चाहेंगे कि आप इसके बदले में दें। आदरणीय कैलाश नाथ त्रिपाठी जी ने अपना वक्तव्य बहुत ही संक्षेप में दिया, क्योंकि हमने उनकी तस्वीरें जवाहरलाल नेहरू जी के साथ देखी और लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ देखी, महात्मा गांधी को भी उन्होंने देखा था, बहुत कुछ है। नारायण प्रसाद अरोड़ा जो प्रताप अखबार के संस्थापकों में से एक थे, कानपुर इतिहास समिति भी उन्होंने संचालित करी। उसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी जिनके नाम पर मध्य प्रदेश में बड़ा विश्वविद्यालय है, माखनलाल चतुर्वेदी के साथ भी कैलाश नाथ जी का प्रवास रहा, बहुत कुछ संस्मरण है। कि यहाँ एक साथ बहुत सारे वो ब्लड चेन्स, वो डीएनए चेन्स हमको मिली जिनका एक साथ एक जगह पर होना आमतौर पर संभव नहीं होता। किसी के पूर्वज भगत सिंह के साथ रहे, किसी के पूर्वज आजाद के साथ रहे, किसी के पूर्वजों ने बम बनाया, किसी के पूर्वजों ने पिस्टल चलाई, किसी के पूर्वजों ने आजादी के लिए लिखा और उसके कारण जेल गए। कोई जिसका अपना घर कोई है ही नहीं और वो आज भी पत्रकारिता को समर्पित है। कोई वो जो विद्यार्थी जी के जन्म पर, उनकी शहादत के दिन पर ऐसे आयोजन करता है और लोगों के बीच में विद्यार्थी जी का नाम जीवंत रखता है। ऐसे तमाम लोग एक छोटे से कमरे में एक छत के नीचे इकट्ठा हो, ऐसा दुर्लभ अवसर ये जुटाया गया है। और ऐसे कि 10-5 साल बाद ही लोगों के पास समय और कम होगा, जगहें और कम होंगी, तो कैसे किसी की यादों को अक्षुण्ण रख सकते हैं। तो सीधी सी एक बात याद आती है कि जब तक हम डिजिटली बहुत सारा स्पेस नहीं ले लेते, तब तक हमारे लिए किसी को भी बहुत दिनों तक उसकी यादें अक्षुण्ण रखना, अमर रखना कुछ मुश्किल जरूर होगा। हम स्कूलों में कुछ क्विज करें ऐसी, जिसमें विद्यार्थी जी का जीवन बताया जाए और उसके बाद प्रतियोगी रूप से उन बच्चों से हम कुछ सवाल पूछें, इस बहाने वो कुछ याद करेंगे। हम डिजिटल की दुनिया में कुछ ऐसे पॉडकास्ट करें, कुछ बड़े बड़े शख्सियतों को जिन्होंने विद्यार्थी जी के नाम के साथ, उनकी यादों के साथ कुछ समय बिताया, उनके लिए काम किया, उन जमीनों पर काम किया, उनसे जुड़े लोगों को इकट्ठा किया। और नौजवान पीढ़ी में कुछ रेयर लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत काम किया है, हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्रखर वक्ता भी हैं, बड़े कुशल संचालक हैं और इन्होंने बड़ा लंबा काम किया। ऐसे लोग अगर मान लीजिए कि आदरणीय के.डी. वाजपेयी जी के साथ 1 घंटे की बात करते हैं और उसमें से 50 रील्स बनती हैं, तो जो फालतू की तमाम चीजें वो बच्चा रील में घुमाता है और उसको कोई 2 रील ऐसी मिल जाए, एक वाक्य किसी का जीवन बदल सकता है। नमस्कार। आज के कार्यक्रम का आगाज करते हुए मैं सबसे पहले आए हुए सभी सम्मानित नागरिकों, अभिभावकों, अध्यापकों, पत्रकारों, व्यापारियों और वकीलों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इस वक्त हमारे मंच पे जो लोग विराजमान हैं उनमें से गणेश शंकर विद्यार्थी इंटर कॉलेज जब बना और गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक शिक्षा समिति की स्थापना में जिन हाथों की भूमिका रही, ऐसे आदरणीय श्री कैलाश नाथ त्रिपाठी जी हैं। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आशीष त्रिपाठी जी, संपादक हिंदुस्तान समाचार पत्र भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिना किसी विलंब के, क्योंकि ये जन्म दिवस जिनका है, हम कोई भी कार्यक्रम और कार्यक्रम की तमाम गतिविधियों का आरंभ करें उससे पहले जिनका जन्म दिवस है, मैं चाहता हूं कि मंचासीन लोग गणेश शंकर विद्यार्थी जी की प्रतिमा पर जो है माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें।
आज से लगभग 135 साल पहले आज के ही दिन गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ, जिसे हम प्रयागराज के रूप में जानते हैं। उनकी कर्मस्थली कानपुर है, मगर आज से 94 साल पहले विद्यार्थी जी की हत्या का दाग भी इस शहर पर ही लगा। कानपुर में हुए दंगों के बाद किसी लाश के हाथ में गुदे हुए गजेंद्र नाम से गणेश शंकर विद्यार्थी की पहचान हुई, शिनाख्त हुई। हमने ये तोहफा उस शख्स को दिया जिसने कानपुर का कद उस वक्त इतना ऊंचा किया। बाद में कई बयान हुए, कई जांचें हुई, मगर कोई निष्कर्ष, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में विद्यार्थी जी की ध्वस्त हो रही स्मृतियों को संजो कर रखना व उनको संप्रेषित करना ही सच्चे मायनों में उनको श्रद्धांजलि देना था, जिस काम में ये संस्था 1954 से सक्रिय है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1954 में गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक शिक्षा समिति का गठन हुआ। उसके अगले ही साल वर्ष 1955 में गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक शिक्षा समिति का पंजीकरण होता है। 1961 में फूलबाग में, कानपुर के जो फूलबाग में गणेश शंकर विद्यार्थी की मूर्ति का शिलान्यास उस समय के मुख्यमंत्री संपूर्णानंद जी द्वारा किया जाता है। पत्रकार विद्यापीठ जो कि दिल्ली में, जिसका उद्घाटन के समय मैं तस्वीरों में जो देखता हूँ, जो पढ़ता हूँ, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौजूदगी थी। देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी उस कार्यक्रम में उपस्थिति थी। फूलबाग में गणेश शंकर विद्यार्थी जी की मूर्ति का अनावरण भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही वर्ष 1962 में इस समिति के द्वारा हुआ। दिल्ली में पत्रकार विद्यापीठ की स्थापना के समय जवाहरलाल नेहरू भी थे, कानपुर में भी वो आए इस समिति के कार्यक्रमों में, और उसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी भी इसी विद्यालय के प्रांगण में, जो आप लोगों ने देखी हुई है मूर्ति, और जो लोग पहली बार आए वो देखेंगे कितनी सुंदर मूर्ति इस प्रांगण में मौजूद है, उसको भी वर्ष 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा उनका अनावरण किया गया। ये सब करने के पीछे जो विचार था, जो कोशिश थी, वो गणेश शंकर विद्यार्थी जी की विचारों की अभिव्यक्ति और उनकी पूंजी को संप्रेषित करना, प्रचारित करना था। इसी के साथ ही 1971 में दैनिक गणेश समाचार पत्र शुरू हुआ, जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी के मूल्यों को लेकर के चल रहा था। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक शिक्षा समिति के तहत बने इस इंटर कॉलेज में ही दैनिक गणेश का दफ्तर हुआ। यहाँ से तमाम पत्रकार निकले, तमाम पाठक ऐसे तैयार हुए जिन्होंने अखबारों को पढ़ना सीखा, और लगभग 30 साल तक वो अखबार ने अपना नाम कमाया। तो ये मैंने जो बात बताई वो एक यात्रा थी इस समिति की, जो गणेश शंकर विद्यार्थी को समर्पित है। और आज का ये कार्यक्रम जो है वो 2 कारणों से बहुत विशेष है। पहला तो ये कि विद्यार्थी जी के ना रहने के बाद से एक समय ऐसा भी था जब तमाम राजनेता आते थे कानपुर, तो ये कहते थे कि ये विद्यार्थी जी की नगरी है, यहाँ कुछ होना चाहिए, विद्यार्थी जी की नगरी में विद्यार्थी जी की कुछ संस्कृतियाँ होनी चाहिए। मगर आज का ये दौर है कि जब वर्ष में हम उनकी जन्म तिथि, उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते, तो तमाम संस्थाएं कंपटीशन में, श्रृंखला में कार्यक्रम करती हैं, उन पर उनको याद करती हैं। पहला कारण तो ये। और दूसरा कारण ये कि कानपुर में जब गणेश शंकर विद्यार्थी जी की पहली जयंती जिस व्यक्ति ने मनाई, जिन लोगों के द्वारा मनाई गई, ऐसे हमारे आदरणीय कैलाशनाथ त्रिपाठी जी यहाँ पर मौजूद है, तो मैं चाहूंगा कि उनकी मौजूदगी के लिए, उनकी उपस्थिति के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। सिर्फ मूर्ति का माल्यार्पण या फोटो तक कार्य क्षेत्र इस समिति का न रखते हुए समिति ने विद्यार्थी जी से संबंधित तमाम साहित्य भी प्रकाशन किए। हम उस विषय पे बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो अतिथि हमारे मंचासीन हैं उनका सम्मान हम इस श्रृंखला में करते चलें। मैंने जैसा कि कहा, ये कार्यक्रम 2 वजहों से बेहद खास है, क्योंकि इस कार्यक्रम की नींव तब रखी गई जब तमाम राजनेता कानपुर आकर ये कहते थे कि विद्यार्थी जी की नगरी पे कुछ होना चाहिए। दूसरा कारण जो मैंने कहा कि ये कार्यक्रम इसलिए भी विशेष है क्योंकि कानपुर में प्रथम बार विद्यार्थी जयंती मनाने वाले आयोजक इस संस्था के शिखर हैं। और सिर्फ मूर्ति में माल्यार्पण करना या फोटो तक कार्य क्षेत्र सीमित न रखते हुए इस समिति ने विद्यार्थी जी से संबंधित तमाम साहित्य प्रकाशन किया।
और इस कड़ी में मैं आपको बताना चाहूंगा जो उल्लेखनीय है, शहीद शिरोमणि गणेश शंकर के श्रेष्ठ निबंधों का प्रकाशन पहला, गणेश जी के लेखों पर कर्मवीर नाम का एक खंड निकला। उसके अतिरिक्त गणेश शंकर विद्यार्थी जी के प्रताप समाचार पत्र में जितने संपादकीय उन्होंने लिखे उनको 2 खंडों में विभाजित करके 2 खंड का प्रकाशन जो है इस समिति ने किया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गणेश शंकर विद्यार्थी जो कानपुर की धरोहर रहे, उनके साहित्य को लेकर के एक प्रभा पत्रिका भी प्रताप से निकलती थी और प्रताप समाचार पत्र तो ख्याति प्राप्त था ही। प्रताप समाचार पत्र के तमाम कॉलमों की व्याख्या भी दैनिक गणेश समाचार पत्र में लगातार होती रही। साहित्य सृजन में ये 3 महत्वपूर्ण खंड ऐसे प्रकाशित हुए जो कि देश प्रदेश में तमाम शोधार्थियों की सहायता के लिए बहुत प्रमाणित सिद्ध हुए। और इसी कड़ी में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि समिति का ये फैसला है कि आगे वाले कार्यक्रमों में भी साहित्य का सृजन जारी रखेंगे। और इसी कड़ी में गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक शिक्षा समिति ने एक पुस्तक का प्रकाशन किया है जो कि इस कार्यक्रम में विमोचन तो नहीं हो पाएगा, मगर उसका जो कवर है वो मैं चाहता हूं कि आज उस कवर का लोकार्पण हो, जिसका विषय है गणेश शंकर विद्यार्थी के वंशजों की कानपुर को देन। गणेश शंकर विद्यार्थी के वंशजों में बहुत सी चीजें सामने आती हैं, कुछ पॉजिटिव है, कुछ निगेटिव है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो छुपा हुआ है। इस किताब के माध्यम से वो आने वाले समय में जल्द सामने आएगा। पर मैं चाहता हूं कि मंचासीन अतिथि इस कवर पेज का विमोचन करें और इस कार्यक्रम को फिर हम आगे गति देंगे। कार्यक्रम के अगले चरण में मुझे ये बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि गणेश शंकर विद्यार्थी जिस चीज से बेहद प्यार करते थे, जिस भाव से बेहद प्यार करते थे, वो था कि देश के प्रति सोचने वाली हर विचारधारा की सेवा करना, उसका आकलन करना। वो चाहे गांधी जी हो, चाहे सरदार भगत सिंह को अपने प्रताप प्रेस में संरक्षण देना। दिल्ली में दरियागंज में दंगे हो रहे थे तब भगत सिंह को प्रताप प्रेस के माध्यम से ही दिल्ली दंगों की रिपोर्टिंग करने भेजा गया था। कानपुर में उनका लंबा प्रवास रहा। तो आज इस कार्यक्रम में हमने ये कोशिश की है कि कानपुर में जो कि क्रांतिकारियों का गढ़ रहा, तो ऐसे कानपुर में क्रांतिवीरों के जो वंशज यहाँ मौजूद हैं उनको भी ये समिति सम्मान करे, ताकि गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जो भाव था क्रांतिकारियों के प्रति उसको थोड़ा उकेरा जा सके। तो इस कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामशंकर सिन्हा जी के वंशज सत्येंद्र सिन्हा जी मौजूद हैं। ये उस व्यक्तित्व के वंशज हैं जिन्होंने तमाम संघर्ष किया, तमाम यातनाएं सही, कई बार घोड़े से भी घसीटे गए। मैं चाहूंगा सत्येंद्र सिन्हा जी आप आए और संस्था के व्यक्तित्व उनका सम्मान करें। हाँ, यस, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा। क्रांतिवीर डॉक्टर शिव शंकर लाल जी के वंशज हरिओम गुप्ता जी मौजूद है। मैं चाहूंगा आप मंच पे आए और क्रांति कुमार कटियार जी इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। भैया इस तरफ, हाँ इधर देखिए, इधर देखिए। ये शहर जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और शिव वर्मा का है। चंद्रशेखर आजाद की यहाँ पे बहुत सारी भूमिकाएं रहीं, उनका संस्मरणों में हमने पढ़ा भी है और तमाम लोगों के भी संस्मरणों में पढ़ा जो उनकी याद का हिस्सा बने। चंद्रशेखर आजाद के विश्वास पात्र साथियों में सुरेंद्र नाथ पांडे जी का नाम अग्रणी है। उनके वंशज सुधींद्र पांडे जी हमारे इस प्रांगण में मौजूद हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं चाहूँगा वरिष्ठ अधिवक्ता कौशल किशोर शर्मा जी आवे और आदरणीय सुधींद्र पांडे जी का अभिनंदन करें। हाँ जी, यस प्लीज। हाँ, इसको घुमाइए, घुमाइए। हाँ,
सुधींद्र पांडे जी से अनुरोध है मेरा कि वो यदि आवे, और क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन हमने वंशजों को बुलाया है तो हम चाहेंगे कि उनकी आवाज़ से हमारे दर्शक भी लाभान्वित हो सके। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी को याद करते हुए अपने परिचय में कुछ सभी मुख्य अतिथिगण और इस पावन अवसर पर यहाँ पर सभा में उपस्थित सभी हमारे मित्रों, एक बड़ा ही श्रेष्ठ कार्य हो रहा है। विद्यार्थी जी की स्मृति को पुनर्जीवित करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। बहुत ही अच्छा, इसका सभी समाज में सभी प्रकार के लोगों में इसका एक मैसेज जाना चाहिए और आगे हमको उसी के बारे में कैसे उनके विचारों को, क्योंकि देखिए विद्यार्थी जी के बारे में जिस प्रकार उनका एक बड़ा बहुआयामी व्यक्तित्व था, जीवन परिचय के बारे में तो प्रखर जी ने काफी कुछ बताया है, लेकिन उसके अलावा भी उनका एक केवल वो एक पत्रकार मात्र नहीं थे। उनके जीवन में हम देखते हैं 1913 में जब प्रताप में जब वो प्रारंभ करते हैं कानपुर में, और उसके बाद से उन्होंने इतने कुछ समाज में अपना योगदान, एक राजनीतिक शख्सियत के रूप में, एक 1928 में उनके द्वारा जो मजदूर सभा का गठन किया गया तो एक श्रमिक नेता के रूप में, और उसके बाद जो बहुत ही एक उनके अंदर जो सबसे बड़ी खास बात थी, जो दो विचारधाराएं स्वतंत्रता के आंदोलन में, जो चरमपंथी और नरमपंथी दोनों जो खड़े थे, उनको बराबर रूप से गांधी जी के साथ अत्यधिक निकटता होने के बावजूद उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन के सभी जो मुख्य सदस्य थे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जो कि प्रताप में आए और बलवंत के नाम से जिन्होंने पत्रकारिता करी, और अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, सभी के साथ निकट सहयोग किया। और जब काकोरी केस हुआ तो शायद कम लोग जानते होंगे, जो जिनको फांसी दी गई ठाकुर रोशन सिंह, उनकी कन्या का कन्यादान करने का काम भी विद्यार्थी जी ने किया था। तो उनका बहुत अधिक योगदान। उसके बाद जब अशफाक उल्लाह खान को जिस दिन फांसी मिलनी थी उसके एक दिन पहले जाकर के अपने साथियों के साथ उनसे मिलना, और उनकी जो कब्र बनी है उसका भी जो बनाने में जिनका योगदान है उनमें भी विद्यार्थी जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसके अलावा उन्होंने इन सब बातों के बाद बहुत सारा ऐसा योगदान समाज में अपने कार्यों के माध्यम से दिया है जिसको हम कभी भी किसी रूप में, जब देश में लोग आज़ादी के बारे में सोच रहे थे तो विद्यार्थी जी उससे एक कदम आगे, देश में लोकतंत्र कैसे आएगा। 1915 में मुझे एक उनका मैंने पढ़ा तो एक उन्होंने कहीं पर बोला, जनवरी 1915 की ये बात है कि उस समय उन्होंने एक विचार थे कि जो हमारा जो भी हम लोग राजनीतिक कार्य कर रहे हैं तो वो केवल समाज में केवल जो तथाकथित केवल जो बड़े बड़े लोग और ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा माना जाता है वहीं तक सीमित न रहें, वो समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति और देश में सभी व्यक्ति जैसे जिनकी आवाज़ ऊपर आए, आगे आए, और वो अगर हम ला पाएंगे तभी हमारे देश में सही लोकतंत्र आगे स्थापित होगा। तो ये तो उन्हें विश्वास था ही कि हमें आज़ादी मिलेगी, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद क्या होगा उसकी रूपरेखा भी उन्होंने उस समय तैयार करके रखी थी जब देश स्वतंत्रता के सपने बुन रहा था। जिस प्रकार जैसे यही कार्य आज आप देखिए जो क्रांतिकारी हिंदुस्तान में हुए, तो आज़ाद चाहे चंद्रशेखर आज़ादी, शहीद आजम भगत सिंह, जब इन्होंने HRA से HSRA बनाया तो उसमें भी उन्होंने HSRA में S से जोड़ा उन्होंने सोशलिस्ट। तो समाजवाद की परिकल्पना यानी कि स्वतंत्रता तो हम हासिल कर ही लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये विचारधारा 1928 में आ गई थी इन लोगों के दिमाग में, जो 21-22 साल के नौजवान थे, कि देश में किस प्रकार का सामंजस्य लोगों के बीच में होगा, कैसी कैसे विचार होंगे, किस किस प्रकार से समाज में सभी के बीच में एक सहयोग की भावना होगी। वो इस प्रकार के ऐसी ये लोग भविष्य दृष्टा होते। मैं तो मानता हूँ कि इस प्रकार के व्यक्ति जो महान शख्सियत होती हैं उनको भविष्य दिखाई देता है, भविष्य दृष्टा होते हैं।
और समाज में जो भी कर सकते हैं अपने विचारों के माध्यम से करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ विद्यार्थी जी को पुनः नमन करते हुए, उनको याद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी विद्यार्थी जी से जुड़े तमाम संस्मरण जो कि कम पढ़े गए, कम जाने गए, वो सुधींद्र जी आपने साझा किए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच हमारे बीच विधायक अमिताभ वाजपेयी जी आ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं चाहूँगा क्रांतिवीरों के वंशजों के सम्मान की श्रृंखला में हमारे साथ आज एक ऐसे व्यक्तित्व भी मौजूद हैं जिनके पिताजी ने भी स्वयं प्रताप प्रेस में काम भी किया और भगत सिंह के साथियों में से रहे डॉक्टर गया प्रसाद कटियार, जिन्होंने 17 साल काला पानी की सजा भी भोगी, कानपुर के ही वो थे। और भगत सिंह जब दिल्ली में असेंबली में बम विस्फोट करने के लिए गए तो जो हेड की तस्वीर आप लोग देखते हैं, जो भेष बदला गया फिरोजपुर के उस दवाखाने में, उन्होंने ही डॉक्टर गया प्रसाद कटियार ने ही भगत सिंह के केश भी काटे। तो मैं चाहूँगा ऐसे महान क्रांतिकारी स्वतंत्र सेनानी डॉक्टर गया प्रसाद कटियार के पुत्र श्री क्रांति कुमार कटियार जी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप मंच पर आवें और श्री दीपक मालवीय जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि मणिकांत जैन जी यदि उपस्थित हैं प्रांगण में। मैं चाहूंगा आप विधायक अमिताभ वाजपेयी जी का अभिनंदन और स्वागत। ऐसा कैसे होता है? इधर उल्टा कैसे होगा? उल्टा क्यों हो रहा है? छोटे भाइयों सर इधर क्रांति कुमार जी से अनुरोध है कि 5 मिनट के लिए, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं और विद्यार्थी जी का बड़ा जुड़ाव रहा क्रांतिकारियों से, तो जरूर आए। शहीद आजम के साथ आपके पिताजी के जो किस्से सुनाई है, कुछ भी संदर्भ में आप समय की सीमा को ध्यान रखिए। हमारे साथ उपस्थित मंचासी महानुभाव, हमारे उपस्थित सभी लोग, आदरणीय लोग, यहाँ पर सब लोग अभी जितने भी सब लोग हैं, सब कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविस्ट, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी वर्ग है। गणेश शंकर विद्यार्थी को कानपुर की सबसे बड़ी देन है कि उन्होंने पत्रकारिता, जो हमारे करीब इस समय 200 वर्ष वो हो रहे हैं, और ये पत्रकारिता कानपुर के ही एक पत्रकार ने स्टार्टिंग की थी, शुरुआत की थी हिंदी की। और सबसे ज़्यादा इसको बल दिया, जिसको जनता तक पहुँचाया, वो थे अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कि एक हिंदू मुस्लिम एकता के भी शहीद है, हमारे यहाँ की सामाजिक समरसता, आपस में भाईचारे के भी प्रतीक है। और उन्होंने पत्रकारिता को एक उच्च स्थान दिया। ये आज जो पत्रकारिता का थोड़ा सा स्तर गड़बड़ा गया है वर्तमान में, तो ऐसे हम चाहेंगे कि ऐसे पत्रकार लोग जो दृढ़ संकल्प रहते अपने जीवन को होम कर देते हैं, तो उनको उनसे सीखना चाहिए। यही बात हमेशा याद रखें, समाज या इतिहास उसी सब को याद करता है जिसने अपने सामाजिक संघर्ष किए हो। और बाकी आप किसी की भी चाटुकारिता करें तो समाज और आपका जो आसपास है वो कभी आपको याद नहीं करेगा। हमारे पिताजी को भी सिखाने वाले, जो पॉलिटिकल लाइफ को सिखाने वाले अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी ही थे। जब 1921 का गांधी जी का असहयोग आंदोलन चला था, तो उसमें उन्होंने सक्रिय भाग लिया। फिर थोड़ा सा मतभेद हो गया, चौरी चौरा कांड वापस लेने के बाद, तो विमुख हो गए। इसके बाद वो कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी से ही संपर्क किया। बालकर शर्मा, नवीन और सब लोग थे, शौकत उस्मानी थे, हसरत मोहानी थे, सभी लोगों के साथ उनको संपर्क किया। और उन्होंने उस चीज़ को सीखा भी कि कैसे समाज को आगे ले जाते हैं। और वो एक गणेश शंकर विद्यार्थी एक ऐसा नाम है जो चाहे सशस्त्र क्रांति का रहा हो, चाहे अहिंसक आंदोलन का रहा हो, वो बराबर उनका प्रसरण स्थल रहा और दोनों को वो सम्मान देते थे। वो एक अद्भुत व्यक्ति थे जिनके अंदर ये समानता थी। वहाँ पर उन्होंने काम किया, उन्होंने सीखा, ये अलग बात है। वो क्रांतिकारी लाइन पर आए और इसके बाद वहाँ भगत सिंह के साथ
साथ उन्होंने काम किया। बाद में उनको उम्र कैद हुआ, काला पानी की सज़ा हुई, 17 साल जेलों में रहे। मगर गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रभाव रहा वो उनके पास अंतिम समय तक रहा। एक बात और भी है, यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधि और सब लोग सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। हमारे कानपुर में जो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, जो कि पत्रकारिता जगत के मैं कहूँ तो एक पुरोधा है, जिनको पूरा देश पत्रकार के रूप में भी जानता है, जिन्होंने प्रताप के माध्यम से पूरे देश में स्वतंत्रता की अलग जलाई। आज उनका जो प्रताप प्रेस है उनका मृत्यु स्थल है, वो बहुत वैसी हालत में है। वहाँ एक साइन बोर्ड तक भी नहीं लगा हुआ है कि हम कोई भी आदमी अगर वहाँ से गुजरे तो वो जान भी नहीं पाएगा ये प्रताप प्रेस की ऐतिहासिकता क्या है। और उनका मृत्यु स्थल जो परेड के पास है, सेंट्रल स्टेशन सड़क जाते हो, वहाँ पर एक छोटा सा साइन बोर्ड कम से कम लगा दिया जाए कि इस गली में अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपनी शहादत दी थी। एक छोटा सा बोर्ड भी नहीं है। और प्रताप प्रेस के आमतौर पर ये इसके बारे में ये कहा जाता है कि जैसे इसको संरक्षित कैसे किया जा सकता है। ये एक ट्रस्ट की बिल्डिंग है। तो थोड़ा सा मैं एक बात बता दूं, मेरे पिताजी फिरोजपुर में रहे थे अपने फर्जी नाम डॉक्टर PS निगम के नाम से, और वहीं पर भगत सिंह के केस काटने की और शानदार सुबह की योजना बनी थी। एयर पिस्टल से निशानेबाजी सीखी गई थी, चांद का फांसी अंक निकला, जो बाद में अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया। हम लोगों ने वहाँ बड़ा मूवमेंट चलाया, और वो भी बिल्डिंग जो थी पहले प्राइवेट थी, बाद में वो ट्रस्ट को दी गई। और ट्रस्ट के बाद हम लोगों ने इतना आंदोलन चलाया कि वो इमारत अब पंजाब सरकार ने अपने अंडर में कर ली है, टूरिज्म विभाग ने। अब वो ऐतिहासिक इमारत प्रिजर्व कर ली गई है। तो ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, उसके एक तरीके होते। ये बात सही है कि पंजाब में ऐसा करना आसान है, उत्तर प्रदेश में कठिन। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग सकता है, हो सकता है, लेकिन ये ऐसा प्रिजर्व किया जा सकता है। मैं उसका तरीका बता दूंगा जैसे कैसे होता है, क्योंकि प्रिजर्व हो चुका है। अभी भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रताप के लिए भी कर रहे हैं, कोशिश कैसे हो। अभी जस्ट आगरा में भी जो बम खाना था, वहाँ पर भी जो बम बनाए गए थे, पार्लियामेंट में फेंके गए थे, उसको संरक्षित करने का प्रयास हो रहा है। और उसमें वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार इंटरेस्टेड ले रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का कुछ है, तो वो ऐसे स्मारक की तरफ वो ध्यान दे रही है कि जो जनता द्वारा मतलब पब्लिक में बहुत उसकी डिमांड है, मगर किसी कार से उपेक्षित है। तो मैं चाहूँगा इसके लिए भी संरक्षित करने का प्रयास हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच क्रांतिकारी परिवार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की INA इंडियन नेशनल आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट रहे वीर सिंह बाजवा के वंशज जोगिंदर सिंह बाजवा जी हैं। मैं चाहूँगा आप मंच पर आए, और श्री विजय पंडित जी भी मौजूद है। मैं चाहूँगा विजय पंडित जी आप आए और आदरणीय जोगिंदर सिंह बाजवा जी का सम्मान करें। प्रकाश शेखर आनंद जी मौजूद है। मैं चाहूंगा आप मंच पर आए, और RS रूफी वकील जी मौजूद है। RS रूफी वकील जी आवे और शेखर आनंद जी का अभिनंदन करें। स्वतंत्रता सेनानी गोवर्धन सिंह जी के वंशज राम कुमार सिंह जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा आप मंच पर आवे और वैभव मिश्रा जी इनका सम्मान करें, स्वागत करें, अभिनंदन करें। अभी हमें क्रांतिकारियों के वंशजों में शेखर आनंद जी, राम कुमार सिंह जी, जोगिंदर सिंह बाजवा जी के अलावा सत्येंद्र सिन्हा जी को भी सुनना है। और हम कुछ समय में उन क्रांतिकारियों के वंशजों की पीड़ा, उनका दर्द, उनका संघर्ष सुनेंगे। उससे पहले एक बहुत वरिष्ठ मेहमान हमारे बीच आ चुके हैं, राजकुमार सिन्हा जी। मैं चाहूंगा उनका भी सम्मान अभिनंदन हो जाए। और देव कबीर जी, मैं चाहूंगा कि आप राजकुमार सिन्हा जी का अभिनंदन करना। राजकुमार अग्निहोत्री जी माफ करें, राजकुमार सिन्हा जी भी वरिष्ठ क्रांतिकारी रहे, तो इस भूल को माफ करें और अग्निहोत्री जी का सम्मान करें।
गणेश शंकर विद्यार्थी जी भी अपना पत्र निकालते थे, समाज सेवा करते थे, तमाम सामाजिक कार्य करते थे। उसके अतिरिक्त उन्होंने राजनीति में भी जाना उचित समझा और राजनीति में एक अहम पद पर प्रादेशिक लेवल पर जाकर के काम किया। अमिताभ जी हमारे सामने मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि हम कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ावे, मुख्य अतिथि की आवाज सुने, उससे पहले अमिताभ वाजपेयी जी आवे। और क्योंकि पिछले कार्यक्रमों में भी वो इस समिति में आते रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि अपने अनुभव शेयर करें। और विद्यार्थी जी पर पिछले दिनों इन्होंने इनकी मूर्ति खोजने पर भी काम किया। मैं चाहूंगा कि आप आवे और अपना वक्तव्य दें। अमर शहीद पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी जी के जयंती समारोह के अवसर पर मंच से लेके पूरे हॉल में सब एक से एक वरिष्ठ लोग बैठे हैं। इसीलिए मैं नीचे बैठ गया था। मुझे लगता था कि यहाँ पर मंच पे आना या बोलना हमारे लिए उचित नहीं है, तो अब चूंकि संचालक महोदय ने आमंत्रित कर दिया, इसलिए आपको बीच में मैं अपने हृदय से आदरणीय विद्यार्थी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सौभाग्यशाली है हम सब लोग कि कानपुर की पहचान अगर किसी से है तो कोई भी सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति अपने भाषण की शुरुआत करता है तो बगैर विद्यार्थी जी के नाम की शुरुआत नहीं कर सकता। अगर वो कानपुर की बात करेगा तो मौलाना हसरत मोहानी गणेश शंकर विद्यार्थी जी का नाम लेके ही बात की शुरुआत हो पाती है। और हम सब लोग उस व्यवस्था से जुड़े हैं, तो बहुत देर कर दी आपने, तो इसलिए हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। और जो अभी बातें आई, चूँकि सौभाग्य से वो स्थान भी जहाँ विद्यार्थी जी ने काम किया या जहाँ उनकी शहादत हुई, जहाँ हसरत मोहानी जी ने काम किया, वो सारे स्थान मेरी विधानसभा में है। अभी मैं चर्चा कर रहा था, लेकिन कुछ तकनीकी अड़चने ऐसी जो भावना आपकी है वो भावना हमारी भी है, और तकनीकी बातों को भावनात्मक तरीके से नहीं कह सकते। भावनात्मक बात अपनी जगह है, तकनीकी बात अपनी जगह। मैंने वो चबूतरे का निर्माण अच्छा करने का सोचा था जहाँ पे उनकी शहादत हुई। मैं वहाँ मंदिर है 10 फुट का चबूतरा है केवल, वहाँ कुछ करने लायक ऐसा था ही नहीं। अगर बगल आबादी है, मकान है, मेरे मन में था कि उसको कुछ कर दें ऐसा, लेकिन कोई विचार आप लोग मौके में देखिए, वैसा विचार आवे जो सामाजिक रूप से उचित हो, समाज में कोई विक्टर न पैदा होता और कुछ करने लायक हो, तो हम लोग करने का प्रयास कर लेंगे। अभी जो मूर्ति की बात आई, तो हम लोगों ने कई बार कार्यक्रम भी किए। गणेश विद्यार्थी जी की मूर्ति माल रोड पर थी। मेट्रो का जब काम शुरू हुआ तो वो मूर्ति हटाई गई, ये कहकर कि मूर्ति को बाद में लगा दिया जाएगा। कुछ सामाजिक लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत कराया कि वो मूर्ति वहाँ पर नहीं लगी, तो हम लोगों ने उसको अभियान उठाया और मूर्ति ढूंढने का एक अभियान लगाया। ये एक पॉलिटिकल तरीका समझ लीजिए आंदोलन का। तो अच्छा ये हुआ कि तुरंत वो लोग सामने आ गए, मेट्रो वाले भी आ गए, प्रशासन के लोग भी आ गए कि मूर्ति है। आज सूचना मिली कि वो मूर्ति वो लोग आज लगा रहे हैं। आज जयंती के अवसर पर कम से कम अभी 13 तारीख को हम लोगों ने सूचना लगाया था, आज सूचना मिली है, लेकिन ये भी सूचना मिली कि वो सही जगह पर नहीं लगा रहे हैं। तो आधी तो ठीक है कि वो मूर्ति मिल गई और लगने लगी है, पर अभी सूचना मिली जहाँ वो लगी थी या और बेहतर ढंग से लगनी चाहिए, सम्मानजनक तरीके से लगनी चाहिए थी, वैसे लगाने बजाय खाना पूरी करी जा रही है। तो चलिए आगे उनको कर लेने दीजिए, हम लोग अपना तरीका ढूंढेंगे। क्योंकि उन्होंने हमको 1 महीने में वादा किया था, अभी 13 दिन ही हुए हैं, तो उनको अपना काम कर लेते हैं। हम लोग सभी सामाजिक लोग जुड़ करके फिर से प्रयास करेंगे ताकि उसको सम्मानजनक स्थान में लगाया जाए। आज का दिन इसलिए भी दीपक भाई बैठे हैं, आज हम लोग भाग्यशाली है कि आज ही के दिन एक बड़ी यात्रा, पद यात्रा जो सब सेवा संघ द्वारा निकाली जा रही है, वो वाराणसी राजघाट से दिल्ली राजघाट तक जा रही है। हम लोगों को मौका मिला है उसका स्वागत करने का। कल वो यात्रा हम सब लोगों के बीच में आई और मैं भाग्यशाली मानता हूँ कि हमें उसकी मेजबानी करने का 1 दिन का अवसर प्रभु कृपा से मिला है। वो यात्रा हम लोगों के पास रुकी हुई है। आज ऐसे दिन पर वो किसी ने हमसे कहा कि कोई ये कैलकुलेशन लगाई गई थी क्या? हमने कुछ कैलकुलेशन लगाई नहीं जाती, तो ईश्वर लगवा देते हैं। इसमें ईश्वर की कृपा से लग जाती है कि आज कानपुर वो यात्रा है जब गणेश शंकर विद्यार्थी जी का आज जयंती है। ये तो कोई जोड़ नहीं सकता था, ये अपने आप जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं प्रभु कृपा हम सब उनके अनुयायियों के ऊपर है कि हम लोग ऐसे दिन पे इकट्ठा हुए। वो यात्रा भी आज हम लोगों के बीच में होगी। अभी 3 बजे समय दिया, लेकिन शायद 3:30 पौने 4 तक दरोना चौराहे से उसी स्थान से जहाँ वो मूर्ति लगनी है वहाँ उस यात्रा का प्रारंभ होगा। तो हम लोग अनुरोध करेंगे कि जो लोग संभव हो उस यात्रा के भी सहभागी बने, क्योंकि वो उन्हीं हमारे पूर्वजों की यादों से जुड़ी हुई है। जो संभव होगा, जहाँ संभव होगा, हम लोग इन स्मारकों को सहेजने में या अपने पूर्वजों को सम्मान करने में जो संभव होगा उसको यथासंभव करते रहेंगे। आप सभी लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर हृदय की गहराइयों से आदरणीय विद्यार्थी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कार्यक्रम में मैं देख रहा हूँ आदरणीय जगदम्बा भाई देव कबीर जी और कानपुर प्रेस क्लब के महामंत्री
शैलेश अवस्थी जी मौजूद हैं, जो कि इसी कॉलेज के पढ़े हुए हैं और उनके पूर्वज आदरणीय राधा कृष्ण अवस्थी जी की भी एक अहम भूमिका रही। उनके बिना जो भी कुछ आप देख पा रहे हैं वो शायद संभव ना हो पाता, तो उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। समय की अपनी सीमाएं हैं और गांधी शांति प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार प्रशांत जी हमारे बीच मौजूद हैं। एक लंबा अनुभव समाज का और पत्रकारिता का रखने वाले कुमार प्रशांत जी से मैं चाहूँगा कि आप डायस पर आए और कानपुर के संबंध में, विद्यार्थी जी के संबंध में जो कुछ भी आपके जहन में है वो साझा करें। नहीं, आप वहां से कहना चाहें जैसा आपके लिए सही है। अभी उससे पहले जो बात कह रहे थे उन्होंने कहा कि कुछ संयोग ऊपर से बन कर आते हैं, तो मैंने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि विद्यार्थी जी के जन्मदिन के दिन मुझको कभी इस शहर में रहने का मौका मिलेगा। तो बहुत ही अलग तरह की अनुभूति से मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बहुत भाग्यवान समझ रहा हूँ खुद को कि आज के दिन मैं यहाँ हूँ। ओस्लो में जहाँ नोबेल पुरस्कार समिति की हेड ऑफिस है, उसके दफ्तर के बाहर का जो बरामदा है वहाँ पर एक फ्रेम लगाया हुआ है नोबेल पुरस्कार समिति की तरफ से। उसमें लिखा गया है कि नोबेल पुरस्कार समिति कभी भी इस शर्म से उभर नहीं सकेगी कि उसने महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार देने का मौका 5 बार पाया। बस इतना ही। नोबेल पुरस्कार समिति ने समझ लिया कि उसके सम्मान के दायरे के ऊपर भी कोई आदमी होता है। मित्रों, मैं बहुत विनय के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि गणेश शंकर विद्यार्थी की हैसियत भारत रत्न से बहुत ऊपर है। इसीलिए आप में से जिनके भी मन में ये हो कि विद्यार्थी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, मैं आपसे कहता हूँ कि उस पर फिर से सोचिएगा। बहुत छोटी चीज़ है और अब भारत रत्न की हैसियत तो इतनी छोटी होती जा रही है कि कहाँ विद्यार्थी जी को हम उस तराजू पर रखना चाहते हैं। वो हमारे मन के रत्न हैं और वहाँ बने रहें। हम लोग इस बात को महसूस करें कि जो क्रांतिकारियों के परिवारों को आपने बुलाकर सम्मानित किया, मैं महसूस कर रहा था कि हर नाम के साथ अपने कंधे पर जैसे बोझ को ज़्यादा हो। समझ में आता है कि हम लोग किनके कंधों पर खड़े होकर आज तक पहुंचे। कितने लोग अनाम अनजान लेकिन अपनी अपनी जगह पर अपनी आस्था के साथ लड़ने वाले महापुरुष। अब 2025 में बैठकर ये गांधी क्रांतिकारी ये सारे भेद भूल जाए। कोई भेद था भी नहीं। आज़ादी की लड़ाई सामने थी, गुलामी की चुनौती सामने थी। जिसको जो रास्ता समझ में आया उसने उस रास्ते से उस लक्ष्य को पाने की कोशिश की। यही उसका सबसे बड़ा परिचय है। बहुत सारी बात नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि गणेश शंकर विद्यार्थी जिन मूल्यों के लिए जिए और जिस मूल्य के लिए मरे, शहादत हुई उनकी, वो दोनों जीने और मरने के वो मूल्य आज खतरे में। हम लोग जो जी रहे हैं आज के समय में, उनका ये दायित्व है कि उस गंभीरता को समझें जो शायद
कई सारे गणेश शंकर विद्यार्थियों के बलिदान की अपेक्षा करते हैं। उससे हम कमज़ोर न पड़ जाएं, हम कम न हो जाएं, इतनी तैयारी हम सबको अपने मन में रखनी चाहिए कि वो देश जिसकी कल्पना विद्यार्थी जी ने, हसरत मोहानी ने, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने और कानपुर के ऐसे बहुत सारे लोगों ने देखी और देश के लोगों ने देखी, उसके लिए हम भी अपनी तरह से अपना दायित्व निभा सकें, समय पर उसका जवाब दे सकें। और कोई ये न कहे कि भारत के इतिहास में ही बड़े लोग हुए थे, वर्तमान में नहीं हुए, ऐसा नहीं। तो ये अपील आपसे करता हूँ और ये गणेश शंकर विद्यार्थी शिक्षा स्मारक समिति से दो बातें मांगता है। एक तो ये जो मूर्ति लगी है विद्यार्थी जी की, जिस रास्ते में आया पीछे से, उस मूर्ति की एक अच्छी सी तस्वीर जो आपकी तरफ ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। और एक ये जो तस्वीर आपने रखी है जिस पर अर्पित की है, इसका एक यही स्थिति आपको, ये दो चीज़ें अगर आप इसको गांधी शांति भेज सकेंगे तो बहुत खुशी होगी। उसको वहाँ उचित जगह पर हम लगाएंगे भी और शायद उसका आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत ही सुंदर प्रस्ताव आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने दिया। आज रैली में एक उद्घाटन के लिए अभी उन्हें निकलना है, इसलिए हमने उनका वक्तव्य जो है उनकी गति से पहले रखा। मैं चाहूँगा कि अभी इस कार्यक्रम में हमें जोगेंद्र सिंह बाजवा, सत्येंद्र सिन्हा जैसे वंशजों को सुनना है, जिनकी पीढ़ियों ने क्रांतिकारियों का एक हुजूम देखा, एक नया सफ़र देखा। तो मैं चाहूँगा कि आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय यहाँ से जाएं, उससे पहले एक पुस्तक का विमोचन होना है। तो मैं चाहूँगा कि वो पुस्तक का विमोचन करने के बाद ही, एक फोटो सेशन के बाद हम जाएं। ये पुस्तक आदरणीय कैलाशनाथ त्रिपाठी जी के जीवन चक्र, उनके संघर्षों और उनके व्यक्तित्व कृतित्व का एक दस्तावेज है, जो कि आप सब भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं कार्यक्रम को गति देते हुए आप सबको बताना चाहता हूं कि इस बीच हमारे साथ विजय गुप्ता जी मौजूद हैं। विजय गुप्ता जी वो नाम है जो विद्यार्थी की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में इस विद्यालय के प्रांगण में तमाम स्वतंत्रता सॉरी एक गलती समझे बोले, क्षमा करें। सभी मंच पर अपने महान भाव और सामने बैठे सेनानी परिवार के उत्तराधिकारी, समाज सेवी संस्था और समाज से एवं पत्रकार बंधुओं, मैं पहला सवाल तो यही आपसे करूंगा कि मैं क्रांतिकारी का बेटा हूं, और अगर मेरी क्रांतिकारी की भाषा में कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर देना, क्योंकि जब क्रांतिकारी बंदूक उठाते हैं तो फिर ये नहीं देखते हैं आगे कौन होगा, उनका निशाना आर पार होता है। थाम कर बैठो, चले जाओ, थाम कर बैठो, ये वीरों का सम्मान है, सीना तान कर बैठो। हिंदुस्तान सदा सेनानियों का कर्जदार रहेगा, समंदर रहे न रहे, गंगा बहे न बहे, भारत की धरती में जब तक सूरज चांद रहेगा, ये देशभक्त सेनानी सदा अमर रहेगा। क्या बात है, ताली बजाने समझ लगती है। अतः महान क्रांतिकारी के कार्यक्रम में ताली बजाने में शर्मा रहे हो, वाह वाह। अरे हिंदुस्तान समुंदर रहे न रहे, गंगा बहे न बहे, भारत की धरती में जब तक सूरज चांद रहेगा, ये देशभक्त सेनानी सदा अमर रहेगा, अमर रहेगा, अमर रहेगा। सेनानियों के बलिदान ने
दिया तिरंगा हिंदुस्तान। सर कटा दिए, घर मिटा दिए, देश को जीवन दान। जैसा कि आप सब सुनते पढ़ते आए कि कैसे गणेश शंकर विद्यार्थी क्रांतिकारियों को संरक्षण देते थे, सुरक्षा देते थे, सलाह देते थे, उनको प्यार करते थे। तो इस कार्यक्रम में जब उनकी 135वीं जयंती है तो ये विचार अमल में लाया गया कि क्यों ना कानपुर के क्रांतिकारियों के वंशजों को आवाज दी जाए, उन्हें सम्मानित किया जाए। लेकिन इसी कड़ी में मेरे सामने एक शख्स ऐसे बैठे हैं जिनका वर्तमान जीवन भी किसी क्रांतिकारी से कम नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ द मॉरल अखबार संचालित करने वाले शिवचरण त्रिपाठी जी की। ये अखबार अंग्रेजी में निकलता है, हिंदी में निकलता है और लंबे समय से निकलता है, ये एक बड़ी बात है। और निरंतर निकल रहा है, अपने मूल्यों पर है। और उसके साथ ही साथ मैंने शिवशरण जी से तमाम चीज़ें सीखी हैं और उनको सुना है और उनको पढ़ा भी है। इसके पिछले कार्यक्रमों में भी वो कैंसर के मरीज थे, अभी भी वो बहुत अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, लेकिन कर्मठता इतनी है कि जब जब भी इस विद्यालय में कार्यक्रम होता है वो कई बार निजी संसाधनों से नहीं होते तो वो प्राइवेट वाहनों से एक कैंट जैसी जगह से अपना रास्ता सफर तय करके यहाँ पहुँचते हैं। मैं आपको बहुत श्रद्धा से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ आपकी उपस्थिति को। और मैं चाहूँगा इस विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर BK मिश्रा जी शिवचरण जी का अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। वो दीजिए। आदरणीय शिवचरण त्रिपाठी जी से मेरा पहला परिचय तब हुआ जब वो मानस संगम संस्था के संस्थापक स्वर्गीय बद्री नारायण तिवारी जी की पत्रिका में काम कर रहे थे। तो मैं चाहूँगा कि आप आए सर, और आपको सुनने से ज़्यादा सीखने को मिलता है और आपका अनुभव हम सबसे साझा करें। सर्वप्रथम मैं पंडित कैलाशनाथ त्रिपाठी जी के प्रति आभार व्यक्त करूँगा, मैं साथ बात धन्यवाद दूंगा कि आज 99 वर्ष की आयु में भी तो हम लोगों से कहीं ज़्यादा समर्पित आज हम 75 साल में, ठीक है आज असाध रोग से पूरी से 2.5 साल से, लेकिन पढ़ी हमारे इस एज में भी यहाँ 2-2 ढाई घंटे कार्यक्रमों में बैठते हैं और अपनी बात करते हैं। आज कई बातें आई, इसमें 2-3 प्रमुख बातें। किसी ने कहा भारत मिलना चाहिए विद्यार्थी को, किसी ने कहा उनके प्रताप का संरक्षण होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। मैं भी, मेरा भी विचार है। मैं आज इस मंच से मैं पढ़ी से आग्रह करूँगा, एक संस्था, मैं भारत रत्न की बात तो बहुत बढ़िया कही, चले गए राजीव प्रतिष्ठान के। भारत रत्न से कहीं बहुत बड़े हैं विद्यार्थी। भारत रत्न देना तो वास्तव में उनका सम्मान होगा, लेकिन जो ये प्रतापग्रस्त था खाना में, उसके लिए तमाम प्रयास हुए, लेकिन वो अभी तक फलीभूत नहीं हुआ। तो आज मैं इस मंच से आग्रह करूंगा कि एक प्रस्ताव पारित किया जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार इस भवन को जो जर्जर मिल चुका है उसको जो अधिग्रहित करे और संरक्षित घोषित करे। आज क्रांतिकारियों का सम्मान बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम। जानकारी मिली कि कितने आज लोग जुड़ रहे हैं। हमारे बड़े पुराने में हरिबाबू श्याम जी मौजूद हैं। ये तो क्रांतिकारी तो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आज लगातार कार्य कर रहे हैं।
मैं कुछ बातें पत्रकारिता क्योंकि हम लोग जुड़े हुए 50 साल से तो उस पर करना चाहूँगा। कानपुर का कितना सुखद सौभाग्य है। पहला साहित्यिक समाचार पत्र ब्राह्मण पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने 1883 में प्रकाशित किया। तो राजनीतिक समाचार पत्र, पहला राजनीतिक समाचार पत्र था दैनिक प्रताप, जिसको गणेश शंकर जी ने, विद्यार्थी जी ने 1913 में शुरू किया। आप देखिए कितनी सुखद संयोग, कितना विचित्र ईश्वरीय न्याय है कि दोनों ही अल्प आयु में, पंडित प्रताप नारायण मिश्र मात्र 38 साल में संसार से विदा ले लेते हैं, और जो कुछ कर गए वो आज तक बड़े बड़े दिग्गज न कर पाए। तमाम भाषाओं के ज्ञाता, दर्जन भर पुस्तकें, ब्राह्मण अखबार बिना शुल्क नहीं मिलता था, 10 वर्ष तक सिखाया। ऐसे गणेश शंकर विद्यार्थी जी की समझ परिस्थितियाँ बदली। उन्होंने जो पत्र निकाला उसमें कई विचार आते हैं। कुछ लोग कहते हैं उनके ट्रस्ट में माखनलाल चतुर्वेदी जी भी थे, महावीर प्रसाद तो खैर में थे ही, मैथिली गुप्त तक भी थे, लेकिन जो और प्रमाण जो प्रमाणिक रूप में मिलते हैं उसमें जिस मकान में आज ये बात चल रही है वो पंडित शिव नारायण वैद्य जी का, मिस्टर वैद्य का था, उनका मकान था। उसमें किराए पर प्रताप का सेवा करता था। अभी विधायक अमिताभ बाजपेयी कुछ संकेत टाइप किया, लेकिन वो नहीं बात बता पाए। वो ट्रस्ट का मकान बाद में नहीं हुआ या हुआ नहीं, अभी तक क्लियर हो पाया, क्योंकि वो पंडित शिवनारायण वैद्य की प्रॉपर्टी थी। पंडित शिवनारायण वैद्य उस जो ट्रस्ट बनाया गया उसके भी वो मेंबर थे। और जब दैनिक ये जब वीकली प्रताप शुरू हुआ तो उसमें पंडित शिवनारायण वैद्य, नारायण प्रसाद अरोड़ा और ये अपने विद्यार्थी 3 लोगों ने मिलकर इसको निकाला था। कहा ब्राह्मण अकेला अपने दम पर, पंडित जी ने, और कहा 3 लोगों ने मिलकर खैर आपका प्रकाशन शुरू हुआ। उसके बाद लड़खड़ाता रहा, बिगड़ता रहा, करता रहा, क्योंकि प्रताप नारायण जी का एक लक्ष्य केवल अखबार निकालना ही नहीं था, तो एक साथ तमाम लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। एक तो आज़ादी की लड़ाई, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। दूसरा उनका था मजदूरों की हालात कानपुर के, वो बड़े बिगड़े हुए थे। तीसरी बात सामाजिक एकता का अभाव था। सबको पता है कि किस तरह उनकी सामाजिक एकता, हिंदू मुस्लिम एकता के परिप्रेक्ष्य में उनकी हत्या कर दी गई। जो व्यक्ति हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जान लड़ा रहा था उसी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस कानपुर का क्या हो सकता है सौभाग्य के अलावा कि उनकी लाश 3 दिन तक मिली ही नहीं ढूंढे, और मिली कहाँ, मैथिली। लाश घर में पड़ी हुई थी, जिसको बाद में पहचाना गया जब उनकी खोजबीन हुई, पेट फूला हुआ था, कोई देखने वाला नहीं था, रोज चाकू से गुदा हुआ शरीर था, तब उनके शरीर को लाया गया और फिर उनका दाह संस्कार किया गया। तो पंडित प्रताप नारायण जी, पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी के पास कई मिशन थे, कई उद्देश्य थे, जिसको उन्होंने पूरा करने के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। गांधी ने तभी कहा था कि काश मेरी भी ऐसी मृत्यु होती, और ये भी संयोगी है जो गांधी ने कहा वही हुआ। उनकी हत्या भी, उनकी भी हत्या की गई। अगर गणेश जी की हुई, विद्यार्थी जी की हुई, तो उनकी भी हुई। अब सवाल देखिए, जितनी बातें हम लोग करते हैं, आप ठीक है तमाम संस्थाएं आज कार्यक्रम कर रही हैं, लेकिन आप इससे बड़ी विडम्बना इस नगर की क्या कहेंगे। कानपुर के बड़े अखबारों में आज गणेश शंकर जी पर एक लेख भी नहीं है, फोटो तक नहीं है। जिन गणेश शंकर लगा बैठे कानपुर में, उसमें ये हालत है पत्रकारिता। देखिए बातें करना और है, कार्य करना और है। इसका कारण क्या है? एक बार भी पंडित प्रताप नारायण जी पर हो रहा था कार्यक्रम, तो मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। जब बड़ी कार्यक्रम करते हैं तो इनके दर्शन हो जाते हैं। दूसरे मुझे लगता है कि आज हम यहाँ उस महाविभूति को कम से कम प्रणाम करें जिन्होंने हमें एक मार्ग दिखाया।
आज हम लोग जो विशेषकर पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, मैं बार बार कहना चाहता हूँ, अगर वही भूल रहे हैं गणेश जी को, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य पत्रकारिता का हो ही नहीं सकता। कौन याद करेगा जब हम ही बड़े भारी ध्वजवाहक बने घूम रहे हैं और हम गणेश जी को भूल रहे हैं, तो फिर क्या लल्लू बच्चों करेंगे, सड़क छाप आदमी करे क्या? कारण क्या है? पत्रकारिता जो मिशन हुआ करती थी वो खत्म हो गई। प्रदीप प्रताप गणेश ये सब पत्रकार मिशन था, ये मिशन लेके चले, नहीं तो 5-6 बार बंद हुआ, 5-6 बार जेल गए गणेश शंकर जी, लेकिन माने नहीं। मानहान के कितने मुकदमे हैं, 2 मुकदमे उनके बड़े बड़े प्रसिद्ध हैं जिनमें उनमें जेल हुई। एक तो यहाँ मुंशीगंज जो किसानों का हत्याकांड हुआ रायबरेली में, जिसमें मारे गए, उसमें उन्होंने जम के छापा, उसमें जो करके चला, जेल हुई मानहान की। सिकोहाबाद में दरोगा की भ्रष्टता के खिलाफ उन्होंने इतना छाप दिया तो उन्होंने मानहान मुकदमा किया। अंग्रेजी सरकार थी तो जानबूझ के इनको प्रताड़ित किया गया और जेल हो गए, लेकिन हार नहीं मानी। पत्रकारिता वो चीज़ है जिसमें आप सत्य की खोज करते हैं और सत्य के लिए अपनी कोई भी दंड मिले उसको स्वीकार करते हैं। तो वो जो मिशन की पत्रकारिता जी आज पूर्णतः व्यवसायिक पत्रकारिता है। व्यवसायिक पत्रकारिता के यही लक्षण और यही परिणाम आते हैं। जहाँ आप व्यवसायिकता में जुड़ जाते हैं वहाँ आप भूल जाते हैं कि मिशन क्या, सत्य क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या। आपका एक ही अर्थ है, अर्थ अर्जित करना, धन अर्जित करना। तो आज कहने का मतलब ये कि हम गणेश जी के अगर उनके मार्गों पर चलना चाहते हैं तो हमें रियली वास्तव में उनके उन बताए मार्ग पर चलना होगा। और सबसे बड़ा दायित्व पत्रकारों का है मिशन। क्रांतिकारी तो अपना जो करना था कर गए, देश को आज़ादी दिला दिया, अब क्रांतिकारियों का रोल क्या बचा? रो रहे बेचारे, बता रहे क्या हालात है देश के, अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। लेकिन पत्रकार तो जीवंत है, पत्रकार कभी मरता नहीं है, पत्रकारिता कभी मरती नहीं है। तो अगर सजग नहीं है, पत्रकार इस देश का सो रहा है, तो फिर से बड़ा दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता। इसलिए गणेश शंकर जी को अगर स्मरण करना है तो सबसे बड़ा दायित्व पत्रकारों का है। आज क्यों नहीं बड़े बड़े प्रतिष्ठान पत्रकारों ने किया कार्यक्रम, बड़े बड़े अखबारों ने, ऐसे ऐसे अखबार जो अरबपति हैं, नहीं होता, नहीं कर सकते। आप करिए, पंडित जी करें, आप करिए, संगठन बनाए वो करें, वो नहीं करेंगे भाई, उनको क्या लेना? विशेषांग निकाल देंगे, गणेश शंकर को लिए बैठे रहे। तमाम विडम्बना है, तमाम विसंगतियाँ हैं जिनको खुद जरूरत है आज वो करने की। अंत में मैं फिर बड़ी धन्यवाद दूंगा, मुझे अवसर मिला आप लोगों के बीच आने का। कानपुर में जो लोग आपको जानते हैं वो जानते हैं, और उसी कर्मठता की महक आपके भाषण में भी थी जो कि इस मंच से झलकी। आदरणीय कैलाश नाथ त्रिपाठी जी शतायु होने को हैं, वो मंच पर विराजमान है। वो कई बार ये कहते थे कि अगर मेरे साथी, मेरे दोस्त राधा कृष्ण अवस्थी मुझे मध्य प्रदेश से कानपुर ना बुला लेते तो आज ये सब कुछ ना हो पाता। राधा कृष्ण अवस्थी जी इस संस्था के संस्थापकों में से रहे। उन्होंने एक बार अपने लेख में लिखा कि किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्ति को प्रोत्साहन, सहयोग तथा सहानुभूति की आवश्यकता होती है, और संसार में इसकी प्राप्ति का एकमात्र साधन होता है सच्चा मित्र। जिसे एक भी ऐसा मित्र मिल गया, मुझे विश्वास है कि वो कठिन से कठिन कार्य को भी पूर्ण कर लेगा। मैं इस संबंध में भाग्यशाली रहा, अपने बचपन के सखा श्री कैलाश नाथ त्रिपाठी जी एडवोकेट को पाकर। तो ऐसे श्रद्धेय स्वर्गीय श्री राधा कृष्ण अवस्थी जी के पौत्र शैलेश अवस्थी जी मंचासीन है। मैं चाहूँगा कि आप मैं चाहूँगा शैलेश अवस्थी जी से कि आप अतिथि तो नहीं है, इस परिवार का ही अंग है, इस परिवार का ही हिस्सा है। यहीं आप जन्मे और इसी कॉलेज से आप पढ़े, तो अपने संस्मरणों में और कॉलेज के प्रति और विद्यार्थी जी के प्रति जो भाव है, क्योंकि आपने लगातार 1 वर्ष तक अमर उजाला में, मुझे याद है वर्ष 2013 था, गणेश शंकर विद्यार्थी पर लगातार 1 साल तक कॉलम लिखा। और ये पहली बार था जब किसी एक अखबार ने दूसरे अखबार पर 1 साल तक कॉलम चलाया। तो मैं चाहूँगा शैलेश जी आप अपना वक्तव्य। धन्यवाद प्रखर जी।
शंकर विद्यार्थी जी को चरणों में सादर नमन। हमारे मंच पर बैठे परम आदरणीय हमारे बड़ बाबा आदरणीय कैलाशनाथ त्रिपाठी जी, अब आप सोचिए मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे पर बाबा को आज मैं सीधे देख रहा हूँ और उनके सामने बैठने की हिम्मत कर पा रहा हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आदरणीय वाजपेयी जी जो गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक शिक्षा समिति से शुरू से ही जुड़े हैं, और हमारे भाई आदरणीय आशीष त्रिपाठी जी जो हिंदुस्तान समाचार में संपादक हैं, और कुछ मैं भावुक भी हो रहा हूँ क्योंकि ये जो मैं कॉलेज देख रहा हूँ, ये जो परिसर देख रहा हूँ, यही मेरा बचपना सीखा, यही मैंने कतारा सीखा और आदरणीय त्रिपाठी जी के ही सानिध्य में बैठ के मैंने पत्रकारिता का कतारा सीखा। ये गणेश शंकर विद्यार्थी इंटर कॉलेज है जहाँ मैंने इंटर से शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद दैनिक गणेश अखबार में मैंने पत्रकारिता अपनी शुरू की। तो हमारे लिए ये बहुत ही भावुक क्षण और बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि मुझे आज ये मौका दिया गया है मुझ जैसी नाचीज चीज को कि इस मंच से मैं आपके सामने बोल सकूं। बात गणेश शंकर विद्यार्थी की और पत्रकारिता। विद्यार्थी जी ने जिस दौर में पत्रकारिता की वो बहुत कठिन दौर था। मुझको लगता है उनकी उम्र केवल 41 साल वो जीवित रहे, लेकिन मुझे लगता है ईश्वर ने उनको केवल इसीलिए पृथ्वी पर भेजा कि वो पत्रकारिता का और पत्रकारों का रोल मॉडल बन सके, और ये उन्होंने किया। अब आप सोचिए वो दौर था। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताता हूँ। गणेश शंकर विद्यार्थी जी के पिताजी ग्वालियर में उस समय रजवाड़े हुआ करते थे, वहाँ अध्यापक हुआ करते थे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी की कलम उस समय रजवाड़ों पर चल रही थी। तो जब विद्यार्थी जी ने ग्वालियर घराने पे लिखना शुरू किया तो वहाँ के राजा ने उनके पिताजी से कहा अपने पुत्र गणेश शंकर विद्यार्थी को बुलाओ और मुझसे मिलवाओ। पिता की आज्ञा थी तो गणेश शंकर विद्यार्थी वहाँ गए, राजा से मिले और राजा उनसे बहुत बेरुखी से पेश आया और उन्होंने कहा जो ये तुम लिख रहे हो हमारे स्टेट के बारे में, इसको लिखना बंद करो। विद्यार्थी जी वहां से उठे और चले आए, और न ही गणेश शंकर विद्यार्थी जी के पिताजी ने ये कहा कि तुम्हारी राजा से क्या बात भई, और न ही गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने अपने पिता को बताया कि हमारी राजा से क्या बात। गणेश शंकर विद्यार्थी ने लौट कर लिखना जारी रखा और ये उन्होंने पिताजी से कहा आप राजा के वफादार रहिए, ये आपका धर्म है और पत्रकारिता मेरा धर्म है, तो मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। ऐसे साहसी थे गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इस तरीके के आज का दौर है। देखिए पत्रकारिता तब भी वैसी थी, आज भी वैसी थी। तब भी कुछ ऐसे समाचार पत्र थे जो गुलामी के फायदे गिनाते थे, तो आज भी कुछ ऐसे पत्रकार हैं। लेकिन मेरा मानना है 90 और 95% पत्रकार आज भी अपना कर्तव्य कर रहे हैं और जो उनको रूखा सूखा मिलता है उसमें जीवन यापन कर रहे हैं और अपने श्रम से और साहस से बड़े बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं। और उसका एक बड़ा उदाहरण सामने बैठे आशीष त्रिपाठी की। इन्होंने भी बहुत छोटे स्तर से पत्रकारिता शुरू की और आज देश के जाने माने पत्रकार में अखबार में संपादक हैं। तो और हमारी गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरी औकात ही नहीं है उनके बारे में बात करने की। लेकिन इतना जरूर जो गणेश शंकर विद्यार्थी कहते थे कि पत्रकार सत्य का प्रहरी होता है और सत्य की रक्षा के लिए वो दीपक जैसा जलता है और अंत में सत्य की रक्षा करते हुए उसी दीपक की लौ में सती हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने संस्मरण साझा किए। आपने इस विद्यालय को तब से देखा है जब से इस विद्यालय के प्रांगण में ट्रैक्टर में तंबू लगा करके बच्चे पढ़ाई करते थे। और ये बात सच है कि कोई पेशा ऐसा नहीं होगा जो अपनी इतनी समीक्षा करता हो या अपने ही पेशे के बारे में
इतनी बुराई सुन लेता हो, कर लेता हो। ये पत्रकारिता का ही ऐसा पेशा है कि जहाँ पे हम अपना एनालिसिस भी करते हैं और उस सामाजिक बुराई को भी सुन लेते हैं। बात आपने बिल्कुल उचित कही कि 95% पत्रकार ऐसे हैं जो अच्छी स्टोरीज कर रहे हैं। जब तमाम राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कारों की श्रृंखलाओं में आवेदन आते हैं तो हम जो स्टोरीज देखते हैं तो वो रूरल रिपोर्टिंग की होती है। तमाम अच्छी स्टोरीज अलग अलग क्षेत्र से आती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जी, आपने जो वक्तव्य दिया, जो संस्मरण दिए। इस बीच एमएलसी अरुण पाठक जी हमारे बीच आ चुके हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनका अभिनंदन और स्वागत किया जाए। श्री राकेंद्र मोहन तिवारी जी उपस्थित है। मैं चाहूँगा कि वे आवे और अरुण पाठक जी का अभिनंदन और स्वागत करें। आज के दिन पिछले कार्यक्रमों में भी हम अरुण जी को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते देखते रहे। तो यदि अरुण जी आप आवे और कार्यक्रम अपनी समय सीमा में है और समय का अभाव भी है, तो हमने लगभग सभी क्रांतिकारियों के वंशजों को सुना। हमने मंचासीन अतिथियों में से कुछ को सुना जो यहाँ से रवाना हो चुके हैं, लेकिन मंच पर जो विभूतियाँ बैठी हैं अब हम उनका रुख करें। उसमें इस कॉलेज के, इस संस्था के संस्थापक आदरणीय कैलाश नाथ त्रिपाठी जी को हम सुनेंगे। उसके बाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री आशीष त्रिपाठी जी से पूरे कार्यक्रम का एनालिसिस के साथ उनका जो भी विचार है वो जानेंगे। आदरणीय कैलाश नाथ त्रिपाठी जी एक व्यक्तित्व नहीं, एक संस्था है। शतायु होने वाले हैं, 100 वर्ष की आयु में इतना अग्रणी रहना बड़ा मुश्किल होता है। मेरा उनके साथ अनुभव बहुत कम वर्षों का है, लेकिन जितना भी है वो बहुत मजबूत है, बहुत सफल है और बहुत ही जो है संस्मरणात्मक भी है। तो मैं उनके बारे में बहुत कुछ तो नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन अगर कहना शुरू करूंगा तो भाव के बहाव में बह जाऊंगा। ये पुस्तक उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर जो हम लोगों ने आज निकाली है, श्री कैलाश नाथ त्रिपाठी, श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी की विरासत जिंदा रखने वाली शख्सियत, ये सब आप लोग लेकर के जाएं। और इसमें विद्यार्थी जी का वकालत का जीवन, कैलाश नाथ त्रिपाठी जी का वकालत का जीवन, उसके अलावा विद्यार्थी जी से संस्मरणों के आधार पर जो उन्होंने काम किया। और मुझे लगता है गणेश शंकर विद्यार्थी जी की शहादत के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी शिक्षा स्मारक समिति, गणेश शंकर विद्यार्थी इंटर कॉलेज, उन पर 2-3 खंड निकालना, उनके साहित्य को संप्रेषित करना, तमाम जगह मूर्तियों का अनावरण करना। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी की शहादत के बाद यदि उनको जिंदा रखने की कोशिश करने वाला कोई है तो आदरणीय कैलाश नाथ त्रिपाठी जी हैं। मैं चाहूंगा आप जितने भी लोग उपस्थित हैं, उनकी सदायु उम्र होने वाली है और उनकी उपस्थिति के सम्मान में आप ताली बजाएं और उनको सुने। आदरणीय त्रिपाठी जी, आज के हमारे सभा अध्यक्ष, समय बहुत हो चुका है। मैं उनसे क्षमा चाहूँगा कि हमारी प्रार्थना पर यहाँ उपस्थित हुए। पाठक जी आए देर को, लेकिन आ गए, इसलिए उनका हृदय से स्वागत है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता था, लेकिन कुछ बात बताने के लिए ऐसी है कि गरीब से हम आखिर ये करते क्या हम। आज हम उस महात्मा की जन्मतिथि मना रहे हैं हम, जिसके लिए गांधी जी ने कहा था कि गणेश शंकर विद्यार्थी दूसरा पैदा क्यों नहीं होता। संयोग देखिए, 15 महीनों वर्ष के बाद गांधी जी स्वयं गणेश शंकर विद्यार्थी बन करके बलिदानी बन गए। और उन्होंने जब गणेश जी के लिए कहा था कि मैं मरूं और इस तरह से मरना चाहता हूँ, गांधी जी ने कहा कि लोग मुझ पर विचार करते रहें और मैं शांति के साथ मरता रहूं।
ऐसा ही हुआ। और ऐसे करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। इसीलिए और फिर ये दूसरी बात और है कि हम आखिर ये जयंतियाँ मनाते क्यों हैं, इसका क्या अभिप्राय है, क्यों मनाते हैं? रोज रोज गांधी जी एक बार मर गए, गणेश जी मर गए, इसके अलावा लेकिन दोबारा याद करने की क्या जरूरत है? तो दोबारा याद करने की इसलिए जरूरत है कि जिस लिए उनके बलिदान हुए हम वैसी दोबारा ऐसी गलती न करें। गांधी गणेश शंकर विद्यार्थी जी का मर्डर शुद्ध राज सांप्रदायिक था और गांधी जी का मर्डर की हत्या शुद्ध राजनीति थी। इन दोनों को मेल देखिए, आज भी स्थिति ऐसी है। एक और समय आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं रेफरेंस के लिए बताऊं कि जब बड़े भगत सिंह को फांसी होने वाली थी, उसके एक हफ्ता पहले से अंग्रेजों ने शुरू कर दिया था कि हम हिंदुस्तान कानपुर में दंगा कैसे कराएंगे। तो 3 रोज पहले एक सज्जन तरसा गया और उसी के जवानों में 2 आदमी को ले गए। एक सिपाही थे जिनके दाढ़ी थी और दूसरे थे जिनके टोपी थी। तो उनको रख करके उन्होंने बादशाही नाके पर एक पान की दुकान खोल दी और उस पान की दुकान में मुल्ला जी बैठे, पंडित जी बैठे और उसके बाद मुल्ला जी पान खाने के लिए आए। जब पान खाया उन्होंने और पान खाते ही उन्होंने थूक दिया और चिल्लाने लगे कि इसने मेरा मुंह फाड़ दिया, इतने चूड़ा लगा दिया करते मरने के लिए। और उस चिल्ला को करते करते भगे और मूलगंज की तरफ भागे। मूलगंज की तरफ वो भागे और वो जो पान मारा था वो बादशाह इलाके की तरफ भागा। इस तरह से जब भागा कि ताकि हिंदुओं की बस्ती में ऐसे करें, मुसलमानों की बस्ती में ऐसे करें। और इसका परिणाम क्या हुआ? वो परिणाम कानपुर में दंगा रहा। तो ये अंग्रेजों ने रचा था। लेकिन मत भूलिए कि आज भी अंग्रेज हमारे बीच में हैं, हमारे बीच विधायक भी हैं और पत्रकार भी हैं। इन दोनों की महती भूमिका है, पत्रकार के साथ भी। और एक दूसरा ऐसे दिखे जो श्रमजीवी पत्रकार हैं, वो जीवंत रूप में हमारे सामने से पार्टी के वो जो आज हमारी प्रार्थना पर आज सब लोग यहाँ मौजूद हैं। इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। और इस पर हुआ कि हमारे अध्यक्ष जी अपना भाषण शुरू करें, इसके पहले पाठक जी एक बड़ी भारी संस्था के साथ, बड़े भारी पद के साथ मौजूद हैं यहाँ पर। तो मैं चाहूँगा कि आज के इस गीत संबोधन में तक बहुत देर हो चुकी है, बता दें वो आए हमारे यहाँ, ये हमारा सौभाग्य है। तो मैं उनसे निवेदन करूँगा तो सब कहने की। आपने हालांकि मना किया, पिछले साल भी आपने वक्तव्य दिया था, लेकिन क्योंकि सर ने कह दिया है तो आप इनकी इच्छा का सम्मान करते हुए जरूर कुछ बोले। सम्मानित मंच उपस्थित स्नेही सज्जन बंधुओं, मंच के संचालक महोदय का बड़ा कड़ा आदेश और जो बुधन करे थे उनका नम्र आदेश हुआ है। तो मुझे मैं बस नहीं कह सकता हूँ कि आज मानवता और जिस प्रकार की आवश्यकता है देश को, प्रदेश को, गणेश शंकर विद्यार्थी के जीवन से आज सीख सकते हैं। एक साधारण से परिवार में असाधारण व्यक्तित्व, कानपुर की पहचान, सबके अपने अपने सिद्धांत होते हैं, परंतु मानवता को बचाना उनका अपना सिद्धांत था। और टैगलाइन भी थी उनकी कि मैं धर्म छोड़ दूंगा, मानवता को बचाऊंगा।
देश छोड़ दूंगा परंतु मानवता को बचाऊंगा। और सच्चे में किसी भी धर्म पर आप एनालिसिस करिए, उसके शोध में जाइए, आखिर में निकलती एक ही चीज़ है कि हर धर्म, हर जाति, हर पंथ के जो विद्वान हैं उन्होंने मानवता की ही सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना कि अपनी कलम से मजदूरों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, नौजवानों के पक्ष में उनकी नींद उड़ा देने का काम जो प्रताप काल के रूप में आदरणीय गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने किया, वो पत्रकारों के लिए भी एक माइलस्टोन है, एक चरम बिंदु है। इस पर पहुंच पाना कुछ ही पत्रकारों का सपना हो सकता है या पहुंच पाने की स्थिति हो सकती है। ऐसे गणेश शंकर विद्यार्थी जी को नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया अरुण जी अपनी बात रखने के लिए। मैं यहाँ पर एक व्यक्ति को और याद करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये विद्यार्थी जी की 135वीं जयंती है और गणेश शंकर विद्यार्थी ने जो कुछ भी लिखा उनके संपादकियों का संकलन जैसे कि आदरणीय त्रिपाठी जी ने 2 खंडों में किया, उसी तरीके से सुरेश सलील नाम के वरिष्ठ लेखक रहे जो अभी कुछ ही साल पहले नहीं रहे, वो उन्होंने विद्यार्थी जी के संचयन तमाम संपादित कार्य जो था उसको अंजाम दिया। एक संस्मरण बस इतना था क्योंकि आदरणीय त्रिपाठी जी ने धार्मिक वैमनस्यता की बात की तो इससे मुझे ये याद आया कि एक बार आदरणीय सुरेश सलील जी कानपुर आए थे और विद्यार्थी जी का तमाम सामान बेच दिया गया था, तो उनकी पोती के साथ वो उस कबाड़ी की दुकान में गए जहाँ से सामान हो के जा रहा था और उनको उनकी जेल डायरी ढूंढनी थी। लेकिन जो है उस कबाड़ी वाले की दुकान में जब सुरेश सलील और विद्यार्थी जी की पोती पहुंचती है तो वो लोगों को अपना परिचय देते हैं और बताते हैं कि हमें सामान इस तरीके से हो सकता है, होते होते आपके कबाड़ में आ पहुंचा हो, हम इसको देखना चाहते हैं। उस कबाड़ी वाले ने कहा कि आप लोग आए हैं और इस परिवार से संबंध रखते हैं, आपको हम क्यों रोकेंगे, आप देखिए। और बहुत देर ढूंढा गया और कुछ ही समय बाद विद्यार्थी जी की हाथों से लिखी उनकी जेल डायरी उस कबाड़ में मिली। लौटते वक्त सुरेश सलील जी ने उस कबाड़ के जो मालिक थे उनसे पूछा, वो एक मुस्लिम व्यक्ति थे, उनसे पूछा कि तुम्हारा सामान था, तुम खरीद के लाए थे, ये ज़रूरत की चीज़ है देश के लिए, समाज के लिए, हम इसको तुमसे ले रहे हैं, तुमने हेल्प करी, सहायता करी इस कबाड़ में ढूंढने में, अब हमें ये मिल गई है, इसका कुछ मूल्य यदि तुम चाहो तो हम आपको क्या मूल्य देते, अब हम आपसे दोबारा इसको हमें खरीदनी पड़ेगी, नैतिकता यही कहती है। तो उस मुस्लिम कबाड़ी वाले ने यही कहा था कि आदरणीय सुरेश जी, मैं बस यही आपसे चाहता हूं कि इसके बदले यदि आप ऐसा कुछ कर सकें कि जो दाग हम लोगों पर उनकी हत्या का लगता है वो कुछ मिट सके, तो यही हम चाहेंगे कि आप इसके बदले में दें। आदरणीय कैलाश नाथ त्रिपाठी जी ने अपना वक्तव्य बहुत ही संक्षेप में दिया क्योंकि हमने उनकी तस्वीरें जवाहरलाल नेहरू जी के साथ देखी और लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ देखी, महात्मा गांधी को भी उन्होंने देखा था, बहुत कुछ है। नारायण प्रसाद अरोड़ा जो प्रताप अखबार के संस्थापकों में से एक थे, कानपुर इतिहास समिति भी उन्होंने संचालित करी। उसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी जिनके नाम पर मध्य प्रदेश में बड़ा विश्वविद्यालय है, माखनलाल चतुर्वेदी के साथ भी कैलाश नाथ जी का प्रवास रहा। बहुत कुछ संस्मरण है, आपने बहुत संक्षेप में अपनी बात रखी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो व्यक्ति कर रहे हैं वो बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति हैं और सबसे पहले आकर के रुके हुए हैं और अब तक हैं और सुन रहे हैं। मैं उनसे जब भी मिला हूँ तो ज़्यादातर संपादक और अखबार के लोग जो मिलते हैं वो ज्ञान देते हैं, राय देते हैं, उनमें मुझे एक बेहतरीन श्रोता दिखता है जो कि बात को बहुत ठहराव से सुनता है। तो मैं चाहता हूँ कि उन्नाव नगरी से आने वाले साहित्यिक अभिरुचि वाले संपादक त्रिपाठी जी आप आवे और अपना अनुभव जो इस कार्यक्रम में आप पहली बार आए, उसके अतिरिक्त विद्यार्थी जी की नगरी में आप कई सालों से हैं, तो मैं चाहूंगा कानपुर विद्यार्थी जी और इस कार्यक्रम के संदर्भ में आप कहें। इस कार्यक्रम ने
ऐसे एक धर्म संकट में डाला। यहाँ का कैसा कार्यक्रम होगा, मंच पे कौन होगा, सामने कौन होगा, इसका कोई आइडिया था नहीं। लेकिन बाद में हम इतनी देर से सोच रहे थे कि अपनी नई पीढ़ी को सिखाने का यही एक तरीका है। जहाँ एवरेस्ट जैसी पर्सनालिटीज बैठी हैं, जिनके पास पत्रकारिता के बहुत बड़े बड़े अनुभव हैं, जिनके पास विद्यार्थी जी की स्मृतियाँ संजोने का इतना लंबा अनुभव है, इतने लंबे संघर्ष के बाद जो लोग आए हैं वो चारों तरफ सामने मंच पर बैठे हैं, उनके सामने एक शिशु को अध्यक्षता सौंप कर, ये उसी तरह है जैसे बच्चे को पिता साइकिल सिखाता है, मैदान में छोड़ देता है। घुटने टूटे भी तो मरहम पट्टी कर देंगे, लेकिन चलाना सीख जाएगा। तो ऐसे इस कार्यक्रम का हमारा अनुभव है। और यहाँ इस कार्यक्रम में जिनके आदेश पर हमको आना है, ऐसे कैलाश नाथ त्रिपाठी जी, आदरणीय के.डी. वाजपेयी जी, आदरणीय त्रिपाठी जी ने जो कुछ कहा उसके संदर्भ में एक बात हमको ये याद आती है कि सूक्तियाँ हैं तमाम कहती हैं कि जो परिवार अपने पूर्वजों को भूलता है उसका कल्याण नहीं होता। लेकिन आज उसमें एक बात हम ये जोड़ते हैं कि जो बुजुर्ग अपनी नई पीढ़ी के समय समय पर कान नहीं पकड़ती तो नई पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। आज आदरणीय त्रिपाठी जी ने हमारे कान पकड़े हैं, ये उनका अधिकार है, और हमसे कुछ गलती हुई तो हम उसकी क्षमा याचना करते हैं उनसे, और ये संकल्प लेते हैं कि भविष्य में हमारी ओर से ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर कभी गलती हो तो आज उन्होंने एक कान पकड़ा है, अगली बार वो दोनों कान पकड़ने के अधिकारी हैं, उसको हम और हमारी पीढ़ी सहर्ष स्वीकार करेगी। जिनके जन्म जयंती के अवसर पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं, उनके बारे में तो ऐसे ऐसे अद्भुत किस्से, अनसुने किस्से हम लोगों ने सुने। और ये कार्यक्रम इस नज़रिए से भी बहुत अलग कार्यक्रम है कि यहाँ एक साथ बहुत सारे वो ब्लड चेन्स, वो डीएनए चेन्स हमको मिली जिनका एक साथ एक जगह पर होना आमतौर पर संभव नहीं होता। किसी के पूर्वज भगत सिंह के साथ रहे, किसी के पूर्वज आजाद के साथ रहे, किसी के पूर्वजों ने बम बनाया, किसी के पूर्वजों ने पिस्टल चलाई, किसी के पूर्वजों ने आजादी के लिए लिखा और उसके कारण जेल गए। कोई जिसका अपना घर कोई है ही नहीं और वो आज भी पत्रकारिता को समर्पित है। कोई वो जो विद्यार्थी जी के जन्म पर, उनकी शहादत के दिन पर ऐसे आयोजन करता है और लोगों के बीच में विद्यार्थी जी का नाम जीवंत रखता है। ऐसे तमाम लोग एक छोटे से कमरे में एक छत के नीचे इकट्ठा हो, ऐसा दुर्लभ अवसर ये जुटाया गया है। और ऐसा अवसर हमको भी मिला, ये व्यक्तिगत रूप से मेरा सौभाग्य है। लेकिन जब कभी ईशान आते हैं, वाजपेयी जी की, त्रिपाठी जी की बात होती है और इस समिति की बात होती है कि समिति कैसे काम करती है, क्या करती है, बहुत सारे विचार हम लोगों के विनिमय होते हैं। आज वो मूर्तियां लगे महापुरुषों की, अच्छा है, ऐसे आयोजन हो बहुत अच्छा है। लेकिन हम अगर भविष्य को देखें कि 10-5 साल बाद ही लोगों के पास समय और कम होगा, जगहें और कम होंगी, तो कैसे किसी की यादों को अक्षुण्ण रख सकते हैं। तो सीधी सी एक बात याद आती है कि जब तक हम डिजिटली बहुत सारा स्पेस नहीं ले लेते, तब तक हमारे लिए किसी को भी बहुत दिनों तक उसकी यादें अक्षुण्ण रखना, अमर रखना कुछ मुश्किल जरूर होगा। पिछले 25 सालों में जो तब्दीलियां आई हैं देश में, आप देख रहे होंगे कि चाहे घरों के मांगलिक अवसर हो, चाहे देश के मांगलिक अवसर हो, आज 15 अगस्त और 26 जनवरी पर स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या बहुत घट गई है। पहले रेगुलर दिनों में बच्चा स्कूल नहीं जाता था, लेकिन 15 अगस्त 26 जनवरी को जरूर जाता था। आज 15 अगस्त 26 जनवरी को बच्चा नहीं, बच्चे के माता पिता खुद ही कोई टूर बना लेते हैं कि आज वहां चलना है, और बच्चा उन आयोजनों में नहीं जाता। ये बढ़ना ही बढ़ना है। ऐसे आयोजनों में लोगों की संख्या कम होगी तो निसंदेह ऐसे जो संदेश आज यहाँ से जा रहा है, आज जितने लोगों में जा रहा है, 10 साल बाद अगर हम कुछ नया न करें तो वो संदेश कम लोगों में जाएगा। तो हम लोगों ने चर्चा की ऐसी कि हमको विद्यार्थी जी जैसी शख्सियत के बारे में लोगों को अधिक से अधिक बताना,
उनके मूल्यों को उन तक पहुंचाना, इसके लिए कुछ और नए तरह के काम भी करने होंगे। कम से कम उनके शहर में हम स्कूलों में कुछ क्विज करें ऐसी, जिसमें विद्यार्थी जी का जीवन बताया जाए और उसके बाद प्रतियोगी रूप से उन बच्चों से हम कुछ सवाल पूछें, इस बहाने वो कुछ याद करेंगे। हम डिजिटल की दुनिया में कुछ ऐसे पॉडकास्ट करें, कुछ बड़े बड़े शख्सियतों को जिन्होंने विद्यार्थी जी के नाम के साथ, उनकी यादों के साथ कुछ समय बिताया, उनके लिए काम किया, उन जमीनों पर काम किया, उनसे जुड़े लोगों को इकट्ठा किया। और नौजवान पीढ़ी में कुछ रेयर लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत काम किया है। हमारे बहुत प्यारे हैं प्रखर, बहुत प्रखर वक्ता भी हैं, बड़े कुशल संचालक हैं और इन्होंने बड़ा लंबा काम किया। ऐसे लोग अगर मान लीजिए कि आदरणीय के.डी. वाजपेयी जी के साथ 1 घंटे की बात करते हैं और उसमें से 50 रील्स बनती हैं, तो जो फालतू की तमाम चीजें वो बच्चा रील में घुमाता है और उसको कोई 2 रील ऐसी मिल जाए, एक वाक्य किसी का जीवन बदल सकता है, तो कम से कम वो हमारी यादों में रहेंगे। तो हम एक आग्रह करते हैं इस समिति से भी कि वो ऐसा प्रयास करें कि डिजिटल दुनिया में विद्यार्थी जी ही नहीं, ऐसी जो भी बड़ी शख्सियतें हैं उनके बारे में हम अधिकतम सामग्री वहां पर दे सकें। वरना हर जन्मतिथि और हर पुण्यतिथि पर पूर्वजों को याद करना, एक तरह का विलाप करना, ये बड़ा स्वाभाविक हो जाएगा और वो सारे लोग हमेशा एक निराशा से भरे रहेंगे, एक दुख से भरे रहेंगे कि हमारे शहर ने हमारे पूर्वज को, जिनको हम इतने दिनों तक जिनकी यादों को संरक्षित करते रहे, उसने संरक्षण नहीं दिया उन यादों को, और नई पीढ़ी में उनके बारे में लोग कम जानते हैं। वो स्थान जहाँ पर प्रताप प्रेस था, वहाँ जाइए तो ये, जब हम पहली बार गए वहाँ तो पता नहीं किसी गुमनाम शायर का एक शेर हमारे ध्यान में आया, मैं जिसकी आंख का आंसू था उसने कदर न की, बिखर गया हूँ तो अब रेत से उठाओ मुझे। तो रेत से उठाने वाले हाथ इन्हीं समितियों से, उनको याद करने वाले संगठनों से आएंगे और जरूर आएंगे। कोई भी देश इतना सोता हुआ नहीं होता कि अपने पर कुर्बान हो जाने वाले, अपने पर खून बहाने वाले ऐसे महापुरुषों को सदा सदा के लिए भूल जाए। वक्त लगता है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो कोई दीदावर पैदा होगा, हम एक सपना देखते हैं कि वो प्रताप प्रेस फिर से अपने भव्य स्वरूप को प्राप्त होगा। उसकी मशीनें, उसके फर्मे, उसके लेटर्स, उसकी वहाँ पर रखी हुई मेज और कुर्सियाँ, वो भले पुरानी हो लेकिन अपनी चमक दमक नए रख रखाव के साथ वो कभी चमकेगी, दमकेगी और देश दुनिया से विद्यार्थी जी के नाम पर उसको देखने के लिए लोग आएंगे। इस सपने के साथ बड़ा आभार आप सभी का कि आपने बड़े धैर्यपूर्वक सुना। हालांकि संचालक ने हमको कहा था कि हम बहुत धैर्य वाले व्यक्ति हैं, ऐसा उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत धैर्य है, और वो भी पूर्वजों के संगत में बैठने के कारण आया है। तो उनकी इस भावना का बहुत धन्यवाद। आप सबने धैर्य से सुना, उसका बहुत धन्यवाद। और इस समिति ने हमको बुलाया, इस समिति का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और एक बार फिर हम ये कहना है कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के बीच में हमको अध्यक्षता सौंपना बस उसी तरह था जैसे मेलों ठेलों में पिता ले जाता है और एयर गन से गुब्बारे पर निशाना लगवाता है और निशाना चूकने पर भी पीठ ठोकता है, कहता है नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अगली बार निशाना और ठीक लगेगा। तो इन सारी हमारी भावनाओं का आप निश्चित रूप से सम्मान कर रहे हैं, तभी आपने हमको यहाँ बुलाया था, आपने धैर्यपूर्वक सुना, बहुत धन्यवाद, आभार। और हम इस बार एक मांग ये करते हैं कि इस आयोजन को इससे और ज़्यादा गरिमापूर्ण, आभापूर्ण बनाया जाए और अगली बार हमको जरूर बुलाया जाए। बहुत धन्यवाद। प्रताप प्रेस के संरक्षण की एक सुनहरी उम्मीद के साथ अध्यक्ष महोदय ने अपने अभिभाषण को विराम दिया। और इससे बेहतर टर्निंग पॉइंट हो नहीं सकता है कि हम एक उम्मीद और आशा के साथ इस कार्यक्रम को समापन करें। लेकिन उससे पहले एक भूल चूक जो मुझसे हुई उसको सुधारते हुए मैं यहाँ मौजूद वालेंदु कटियार जी को बुलाना चाहता हूँ, जो कि एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता है। वो कार्यक्रम में कब आकर के कब पीछे बैठ गए हम इससे अनजान रहे। मैं चाहता हूँ ईशान जी आवे और उनका सम्मान करें, अभिनंदन करें, और उसके बाद हम इस कार्यक्रम को विराम करते हैं। समिति के इस 135वें विद्यार्थी जयंती समारोह में तमाम सीखें, तमाम दिशा निर्देश भी हमें मिले।
जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा कि डिजिटलीकरण की क्या आवश्यकता है, उस तरीके से आदरणीय त्रिपाठी जी ने भी कहा कि किस तरीके से यहाँ पर मूर्ति को लेकर के जो बात आपने रखी, प्रताप प्रेस के संरक्षण को लेकर के तमाम विचार आए। मेरा अनुरोध निवेदन और मैं आशान्वित हूँ कि इतने वर्षों से विद्यार्थी जी के व्यक्तित्व कृतित्व को संभालने वाली इस समिति ही ऐसी हकदार है जो ऐसी कोशिशों को अब आगे इस वर्तमान समय में सक्रिय रूप से बढ़ा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।